अस्तु किं पठितम् अधुना किं पठितम् उपनिषत् केनोपनिषत् पठिता उपनिषत् शब्दः स्त्रीलिंग शब्दः वर्तते उपनिषत् शब्दः पुल्लिङ्गः शब्दः नास्ति नपुंसकलिङ्गः शब्दः नास्ति स्त्रीलिङ्गः शब्दः अस्ति सॉरी अस् धातु अस्य वर्तमान काले किं रूपाणि भवन्ति कानि रूपाणि भवन्ति अस्ति स्तः सन्ति अस्ति अस्तु अजय महोदय अस्य भूतकाले किं रूपं भवति बालकः आसीत् अस्तु अस्य एव वाक्यस्य भविष्यत्काले कीदृशं रूपान्तरणं भवति भविष्यति बालकः भविष्यति अस्तु बालकः अस्ति बालकः आसीत् बालकः भविष्यति एवं तावत् अस्ति इति शब्दस्य एतानि रूपाणि अस्मि इति शब्दस्य भूतकाले किं रूपम् अहम् अस्मि आसम् अस्तु सर आसम या आसम अस्मि बल्कि ऐसा लिखो आसम अस्तु अन्यथा आसीत् अस्ति और उसके बाद क्या होता है सर भविष्यति आसम अस्मि एवं अत्र भविष्यामि अस्तु अहं बालकः आसम् अहं बालकः आसम अधुना अहं बालकः नास्मि अहं वृद्धः भविष्यामि अहं छात्रः आसम आसम् अहं छात्रः आसम् अहं छात्रः आसम् अहम् अध्यापकः अस्मि अहं प्रधानमन्त्री भविष्यामि एतानि वाक्यानि अस्तु असि शब्दस्य असि का भी देखिए त्वम असि होता है ना असि का भी देख लीजिए ये तो ये प्रथम पुरुष ये मध्यम पुरुष ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष यहाँ लिखना चाहिए वैसे तो क्या होता है देखिए असि आगे क्या होगा असि क्या होगा आप बताएं आपने सब पूछा जी आपको याद है आसी है हाँ आसी त्वम आसी और वर्तमान काल में त्वम असि शरण्यम तुम ही शरण हो त्वम असि शरण्यम और यहाँ क्या होगा नेचुरली यहाँ नहीं इसे भविष्य काल में जैसे ये चल रहा है ना देखिए सर भविष्य से संस्कृत में अनेक धातुएं हैं उनके रूप याद करने होते हैं पठ धातु का रूप हमें याद है पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथ पठथ पठामि पठाव पठाम जैसे मैम बता रही थी अभी
इन धातुओं में से लगभग 90% धातुएं एक जैसी रूप चलती है। 90% धातुओं के रूप अति अति ऐसा चलता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका बीच में से आ गायब हो जाता है, जैसे हंती, हनती नहीं है, हंती है। अंति। ऐसे धातुओं को एक ग्रुप में बांटा। कुछ में या हो जाता है, नृत्यति है ना, यति होता है, अति नहीं होता है। तो इस तरह से 10 गणों में धातुओं को विभाजित किया गया है। ग्रुप। गणित 10 गण है। उसको इसमें 10 पीछे बहुत बढ़िया इसमें रचना अनुवाद इसमें लिखे हुए हैं। प्रैक्टिस किया बहुत बढ़िया ये समरी की हुई है इसका। हर एक धातु का। जी वो पहला वो किया है ना। ये पुस्तक इसी पैटर्न से लिखी गई है कि इसको कोई कर ले तो संस्कृत आ जाती है। संक्षिप्त धातु कोश। इसको कोई एक ही पुस्तक को ना और किताब में खरीदने की, इसी पुस्तक को प्रैक्टिस कर ले। हाँ ये एडवांस वाली है। इसमें 60 मूल रूप से मेरे को मिल गई धातु जो मैं यूज करता हूँ। 10 धातुएं याद करवाते हैं परंपरा में। 10 धातुएं याद करवाते हैं। तो 30 की 30 है बस। अब मेरे को कैसे 10 गणों की जो पहले गण है ना सर, ये काफी वो बहुत- बच्चों को याद करवा देते हैं हमारी परंपरा में। और बाकी लगभग उसी तरह के रूप चलते हैं। जैसे एक है सर भुआदि गण। भुआदि का मतलब ग्रुप बिगिनिंग विद भू। तो भू से लेकर के ऐसे 1000 धातु भू आदि भुआदि गण है। तो भुआदि गण में भू जैसे रूप चलते हैं, भू और बहुत सारे ऐसे हैं। और अदादि गण में अध है, जैसे अति होता है, अति अदति नहीं होता है। तो इसमें से बीच में से अ छुमंतर हो जाता है, तो उसको अविकरण लुप्त हो जाता है, ऐसा कहा कहते हैं। और कहीं कहीं या हो जाता है, कहीं कहीं ना हो जाता है, कहीं कहीं मतलब संस्कृत में ये तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा पढ़ने में। संस्कृत कितना टाइम लगेगा मेरे सीखने में? पूरी जिंदगी। नहीं, एक नॉर्मल मतलब कि हम बुक्स वगैरह पढ़ने 6 महीने लगते हैं ज़्यादा नहीं। भाषा जानने में 6 महीने लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। आपको लगता होगा, परंतु वो पैटर्न से एक बार आइडेंटिफाई कर ले, फिर एक जैसे तो रूप होते हैं। अच्छा 10 जो रूप याद करने हैं ना, जैसे मान लीजिए कि नृत्यति है, तो इतना ही तो है कि या हो जाता, आ नहीं होता, नृत्यति। बाकी सब बराबर है, कहाँ मुश्किल है। नृत्यता नृत्यंती सब एक जैसे ही है, ऐसा नहीं है। हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हमें ध्यान नहीं जाता, नहीं तो बहुत कठिन है हिंदी। वैसे बोली भी कभी पढ़ किसी जाती है। विदेश में जाइए और हिंदी पढ़ाने का प्रयास करिए, तब पता लगता है कि नहीं, हम कितना language में भी स्ट्रक्चर पढ़ बहुत सकते कठिन हैं। है। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग साउथ इंडियंस को नहीं समझ में आता, तमिलियंस को जाती है, जाता है। हाँ, तो नहीं वैसे भी अगर हम इसे इनके ट्रांसलेशंस भी पढ़ें तो हिंदी वाले तो हुआ है, डोंट अंडरस्टैंड जी जो सरकारी चिट्ठी होती है हिंदी में उत्तर प्रदेश में लिखते हैं, हाँ जी। वो पढ़नी समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एग्जाम के देखो तो यूपी की वेबसाइट भी देख सकते हैं कि वो क्या क्या डेट कर रहे थे। तो इस तरह के पठते जानते हैं। आज मैं सोच के आया हूँ कि क्री धातु का प्रयोग हम सीखते हैं। करोति, उसमें सर स्लाइटली डिफरेंट है ना। करोति करोति आप बताएं करोति का क्या आपका अदादि गण है कौन सा? अदादि गण। अस धातु जो ना, अस भी उसी में है, तभी तो अस्ति है, असति नहीं है ना। अदादि गण में क्या होता है सर, जैसे ये जो है कौन सा गण है? अस अदादि अस का हाँ, बता रहा हूँ सर। जैसे क्या होता है कि भुआदि गण में क्या होता है, जैसे पठ धातु हलंत धातु है सर। देखिए पठ प्लस ती, यहाँ क्या आप देख रहे हैं, पठ प्लस ती, बीच में क्या आ गया, आ है ना, पठाती। ऐसी तरह से भू का फिर भव हो जाता है, भवती। आती, सब जगह आती लग जाता है, आ लगता है। तो भवती, पठती, हसती, गच्छति, है ना, धावती, सब जगह ती और धातु के बीच में आ लग जाता है। इसको अविकरण कहते हैं सर। संस्कृत के अध्यापक लोग इस शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, विकरण कहते हैं बीच में आने को। विकरण टेक्निकल टर्म है, विकरण, अविकरण। देखा ना आपने, कितनी भी धातुएं, गच्छति, धावती, पठती, हसती, पतती, तिष्ठति, इस तरह के आती आती लगता है। अच्छा दूसरा ये देख लीजिए, जैसे सर ने कहा आदि धातु है, आदि
अद प्लस ती, कुछ नहीं लगा, क्या हो गया इसका रूप बना अति अत्ति। अति अत्ति माने खाता है। अच्छा, हन, हन प्लस ति अंति हंति, इस तरह। और सर जब आप पूछ रहे हैं अस धातु है ना सर, अस प्लस ती, अस्ति असति, आधा सा असति नहीं है ना। अस्ति। इस तरह से सर। ये कौन सा गण वर्ग वाला? ये अदादि गण में, उसमें सबसे पहला शब्द अद है, अच्छा, अदादि। अदादि गण। अद और अद जैसे अद आदि गण। है ना सर। अच्छा, और ये वाला कौन सा हुआ सर? ये फटकी वाला, ये कौन सा? पठति, इसमें सबसे पहले भू धातु है, हाँ, हाँ, इसलिए भवादि। इसको भवादि गण कहते हैं। वादी। एक सर तनादि गण है, तनादि। तनादि गण में क्या होता है, जैसे तना है और तनोती। हाँ तनोती, ओ लग जाता है। वैसे पहले ऊ होता है, बाद में ओ हो जाता है, देखिए तनोती बन गया। तो यहाँ कौन सा कैसा विकरण है? ओ ओ। यहाँ क्या है? अ हाँ, यहाँ क्या है? जीरो विकरण, शून्य विकरण है ना सर। अब आप खुद ही बताइए सर कि करोती इनमें से किस गण में आएगा? ये वाला आसपास। तनोती। तनोती, हाँ, तनादि गण। ऐसा होना चाहिए ना, तनादि क्रीम भी होगी। इसका जो है फोनेटिक्स से रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ, फोनेटिक्स का किस तरह से? शब्द के उच्चारण को लेकर के। हाँ, तो उच्चारण में जैसे तनोती है तो नेचुरली वो तो है ये। इसमें क्या वजह है कि ओ होता है? इसका मुझे लगता है यूजेज के अलावा कोई और बहुत ऐसे कारण हो। इसका ध्वनि विज्ञान के आधार पर इन्होंने किया होगा इसका। हाँ, पाणिनि ने ना, नहीं पाणिनि ने जैसे कॉमन पैटर्न्स जिनको आइडेंटिफाई किया, उनको एक ग्रुपिंग की, उसके बाद में क्या कारण रहे होंगे इसके। हम हिंदी में भी कई सारे प्रयोग ऐसे करते हैं ना जो एक जैसे होते हैं और इर्रेगुलर फॉर्म्स होते हैं। वस्तुतः ये इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं अलग अलग उसमें, तो उसके पीछे क्या कारण है ये तो फिर अध्ययन का विषय है, किया जा सकता है इसका अध्ययन। शायद एक पता ही से ना आप- चले उस टाइम, कहीं डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होगा किस सेंस में? कि क्यों ऐसे किया है, वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होगा ना रीजन। जब हम क्यों कहते हैं तो भाषा विज्ञान हो जाता है, क्या कहते हैं तो व्याकरण होता है। अच्छा क्या आपको व्याकरण? व्याकरण क्यों माने उसके पीछे के साइंस। तो मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में तो भाषा विज्ञान आता है ना। वार्तारी ने व्याकरण को सर्वोत्कृष्ट माना वार्तारी। और यहाँ तक कि यदि किसी को ब्रह्म के बारे में समझना है तो व्याकरण ऐसा क्यों? वो ये कहते हैं कि वो उसके पीछे आइडिया ये है कि जो जिसको वेदांत में ब्रह्म कहा जाता है ना, जो परम तत्व है, वह भर्तृहरि की दृष्टि से लिंग्विस्टिक एंटिटी है। शब्द वो शब्द उसका स्वरूप, उसका नेचर जो है शब्द है। उसके पीछे आइडिया है कि जिसको हम ज्ञान कहते हैं ना, बिना भाषा के हम किसी भी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जब मैं इसके बारे में कल्पना करता हूँ, सोचता हूँ, इसका ज्ञान, इसके ज्ञान को शब्द से हटा करके मैं देख नहीं सकता। शब्द आएगा। मेरी कल्पना में भी ये शब्द के साथ आता पर है। जब एक छोटा बच्चा देखता है जो पैदा हुआ है अभी 1 हफ्ते का, उसको अभी भाषा ज्ञान पता नहीं है, नहीं हमें नहीं पता, तो वो कैसे देखता होगा कैसे इसको? देता है? बालक का ज्ञान में कैसे देता है? उसमें भी लिंग्विस्टिक प्रेजेंस होता है। वो ये कहते हैं बच्चा संघर्ष करता है, जानना चाहता है इसको कहते क्या है, इसके पीछे आइडिया क्या है। हाँ? जैसे इसको क्या कहा, इसको कहते क्या है, तो स्ट्रगल कर रहा है ना वो। इसका मतलब उसको पता है कि इसका शब्द के साथ संबंध है। और अगर ये 2 अलग कलर के सेम चीज दिख दे दें, पीला और एक नीला, प्रॉब्ली कुछ प्रोसेसिंग चल रही होगी, शेप एक जैसी है पर एक प्रसिद्ध सर आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि एक प्रसिद्ध बात है। हाँ, मैं स्पोर्ट भी बताऊं फिर अभी। अब किंचित किंचित संस्कृत है ना, व्याकरण दर्शनस्य विषये वदामि, समझ रहे हैं? किंचित संस्कृतस्य व्याकरण दर्शनस्य विषय में किंचित किंचित माने थोड़ा थोड़ा वदामि अस्तु। संस्कृत के व्याकरण में एक तो ये माना जाता है कि नो अंडरस्टैंडिंग और नो कॉग्निशन इज पॉसिबल
without it being intertwined with language. इंटरट्विन विद Every single knowledge episode is intertwined, या क्या कहना चाहिए उसको, मिश्रित है कि with language. हाँ, तो वो वाक्य फिर लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा वाक्य। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमात् ऋते। न ये सर, ये मतलब ये याद करने लायक वाक्य है, कोट करना। न सोस्ति प्रत्ययो लोके प्रत्ययो न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमात् ऋते। अभी एतत् श्लोकं पुरस्कृत्य वदामि। रिते लिखते हैं या देते? ऋते ऋते रीते अनुविध्यम अस्तु। इयम् एका कारिका अस्ति। कारिका भासते। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमात् ऋते अनुविद्धम् इव सर्वं ज्ञानं शब्देन भासते। इयम् एका, इयम् की, इस इयम् कह रहा हूँ तो क्या होता है, स्त्रीलिंग। इयम् एका कारिका अस्ति। इयम् का अस्ति, कारिका अस्ति। कारिका शब्द से पूजा जी कः अर्थः? कारिका शब्द से कः अर्थ? जो श्लोक होता है ना सर, जो पद्य होता है, अगर वह पद्य शास्त्र से संबंधित होता है तो उसको कारिका कहते हैं। संस्कृत में उसको कारिका बोलते हैं। कारिका कहते हैं। अगर उसमें ना एकेडमिक क्या कहते हैं, एक तरह से शास्त्र की प्रस्तुति हो रही हो। शास्त्र की अच्छा, जैसे सपोज योगा फिलोसॉफी को मैं श्लोकों में बता रहा हूँ, तो दर्शन शास्त्र को या किसी भी शास्त्र को बताने के लिए जो स्टैंजाज होते हैं ना संस्कृत के, जो जिसमें छंद होता है, श्लोक जिसको पद्य कहते हैं, उसको कारिका कहते हैं। कारिका इसलिए पूजा जी आपको याद होगा सांख्य कारिका कारिका। सांख्य के दर्शन को प्रस्तुत करने के लिए 70 पद्य हैं आर्या छंद में, उनको सांख्य कारिका कहते हैं। और मांडुक्य कारिका, गौड़पाद कारिका, कुल मिलाकर के श्लोक को, पद्य को कारिका कहते हैं। याद रहेगा, कारिका। कारिका शब्द से कहा अर्थः शास्त्रीयम पद्यम। अस्तु, शास्त्रीयम पद्यम कारिका शब्देन उच्यते। मतलब श्लोक या पद शास्त्र को बताए, हाँ, मतलब शास्त्र को बताने के लिए कारिका कारिका। एक साइंटिफिक नॉलेज को कन्वे करने के लिए जो पद्य बनाए जाते हैं, उन पद्यों को कारिका कहते हैं। और सांख्य कारिका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और सर जैसे कोई साधारण भाषा में कोई मैं श्लोक लिख के भारतीय विद्या भवन के विषय में बताना चाहती तो वो क्या तो होगा? वो पद्य, सिंपल पद्य हो गया। सिंपल कभी पद्य। पद्य के भी अनेक छंद होते हैं ना, जी। छंद के आधार पर आर्या छंद, श्लोक भी एक छंद है, अनुष्टुप छंद है, ऐसे अनेकानि छंदांसि भवन्ति। सांख्य में सर क्या व्यक्ति के बारे में बताया? सांख्य में ये बताया गया कि संसार का विवेचन किया गया और ये कहा गया है संसार में 2 तत्व हैं, जड़ तत्व और चेतन तत्व। हम संसार को अगर विभाजित करना चाहें तो बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में कह सकते हैं ना कि 2 वस्तुएं हम देखते हैं, एक चेतन अस्तित्व है और एक जड़ अस्तित्व। हम स्वयं चेतन और जड़ के समुदित रूप हैं, तो उसको कहते हैं एक कॉन्शियसनेस, और एक को प्रकृति कहते हैं, एक को पुरुष कहते हैं। अस्तु, इयम् एका कारिका अस्ति। कस्य कारिका? भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरेः। भर्तृहरि कः आसीत्? भर्तृहरि एकः
नृपः आसीत् परं पश्चात् सः किं कः अभवत् वैराग्यम वैराग्यं प्राप्य सः एकः महान् आचार्यः अभवत् ओके महान् आचार्यः अस्तु भर्तृहरि वैयाकरणः दार्शनिकः आचार्यः आसीत् सर दर्शन का क्या होता फिलोसफी दार्शनिक फिलोसोफर दर्शन तो फिलोसफी दार्शनिक फिलोसोफर व्याकरण है ना देखो व्याकरण जो व्याकरण पढ़ने वाला या व्याकरण से संबंधित है उसको कहते हैं व्याकरण जानते हैं ना आप? हाँ, मतलब ग्रामर ग्रामर तो जो व्याकरण पढ़ता है उसको वैयाकरण कहते हैं वैयाकरण अयम् एकः शब्दः अस्ति यः व्याकरणं पठति स वैयाकरणः भवति यः न्यायशास्त्रं पठति सर बताएं न्याय पढ़ने वाले को क्या कहते हैं नैयायिक सर नैयायिक ये न्याय शास्त्र है जैसे मतलब हम जनरल उसमें यूसेज में हम न्याय को मतलब कि वो लॉ वाला जो लॉजिक हाँ, ये तो ये वो लॉजिक मतलब लॉजिक है नैयायिक अच्छा दर्शन पढ़ने वाले को क्या कहते हैं दार्शनिक अस्तु वयं संस्कृतेन वदामः इयं संस्कृतस्य कक्षा अस्ति अस्तु दार्शनिकः एते शब्दाः सन्ति तो भर्तृहरिः आप ये कहिए कणादः कः आसीत् कणादः एकः दार्शनिकः आसीत् अस्तु कणादः एकः दार्शनिकः आसीत् कणादेन कस्य दर्शनस्य लेखनं कृतं वैशेषिकदर्शनस्य कणादः वैशेषिकदर्शनम् अरचयत् पास्ट टेंस कणादः किं दर्शनम् अरचयत् वैशेषिकदर्शनम् अरचयत् बोले अस्तु न्यायसूत्राणि कः अरचयत् गौतमः न्यायसूत्राणि अरचयत् अस्तु मीमांसासूत्राणां रचनां कः अकरोत् जैमिनिः महर्षिः जैमिनिः मीमांसा दर्शनस्य सूत्राणां रचनाम् अकरोत् अस्तु पतञ्जलिः कस्य दर्शनस्य रचनाम् अकरोत् योगसूत्राणां सांख्यदर्शनस्य रचयिता महर्षिः कः कपिलः अस्तु कपिलः सांख्यदर्शनस्य रचयिता पतञ्जलिः योगदर्शनस्य रचयिता अस्तु पाणिनिः कस्य रचयिता व्याकरणस्य रचयिता पाणिनेः ग्रन्थस्य कः नाम किं नाम अष्टाध्यायी अष्टाध्याय्यां कति अध्यायाः सन्ति अष्टौ अध्यायाः सन्ति अस्तु अष्टौ अष्ट अध्याय कति पादाः सन्ति नहीं ट्राई करिए 2000 and 4000 नहीं सूत्राणि सन्ति अच्छा हाँ चत्वारि सहस्राणि सूत्राणि सन्ति चत्वारि सहस्राणि चार सहस्र सहस्र 4000 अष्टाध्याय फिर से बताएं पाणिनिः कस्य ग्रंथस्य रचयिता आसीत् पाणिनि अष्टाध्याय ग्रंथस्य रचयिता आसीत् अस्तु पाणिनिः व्याकरणम् अरचयत् पाणिनि कः अस्ति वैयाकरण महान् वैयाकरणः आसीत् आसीत् अस्तु न्यायदर्शनस्य रचनां कः अकरोत् गौतमः नैयायिकः आसीत् अनेके दार्शनिकाः भारतस्य भूमौ अभवन् अस्तु अत्र एकः अस्माकं महान् आचार्यः आसीत् तस्य किं नाम आसीत् भर्तृहरिः आचार्यः भर्तृहरिः आचार्यः भर्तृहरिः कस्य ग्रन्थस्य रचनाम् अकरोत् आचार्य भर्तृहरि त्रयीशतकं नीतिशतकं वैराग्यशतकं शृंगारशतकं च अरचयत् वाक्यपदीयं च अरचयत् अस्तु वाक्यपदीय नामके ग्रंथे
ग्रंथे इसका मतलब क्या हुआ? ए जब कहा, ग्रंथ के नहीं ए जब कहा सर, तो ये कई भारत अहम भारत विद्या भवने अस्मि, के में मैं गृहे अस्मि, ए होते ही में हो जाए, में हो जाए। अच्छा, वाक्यपदीय ग्रंथे, ग्रंथ में ग्रंथे वाक्यपदीय ग्रंथे कस्य विषयस्य वर्णनं वर्तते, वर्तते माने है अहम प्रश्नं करोमि, अहम भवतः प्रश्नं प्रश्नं करोमि, करोमि। वाक्यपदीय ग्रंथे कस्य विषयस्य वर्णनम् अस्ति? व्याकरण विषय हाँ, वाक्यपदीय एतत् शब्दं पश्यन्तु, हाँ, इमं शब्दं पश्यन्तु माने देखिए, हाँ, वाक्यपदीय, वाक्य इज सेंटेंस, पद इज वर्ड, हाँ, वाक्य और पद का वर्णन जिस शास्त्र में है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्यम च पदम च, वाक्य और पद इन दोनों को लेकर के जिस ग्रंथ की रचना हुई है उस ग्रंथ का नाम वाक्यपदीय। ए टेक्स्ट डीलिंग विद द सेंटेंस एंड द इंडिविजुअल वर्ड्स। पद इज वर्ड, वर्ड या पद मीन्स जो चलता है, पद, तो सिंटेक्स हाँ, सिंटैक्टिक सिंटैक्स एंड आपको वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशंस इसको लेकर के जो भी है वाक्यपदीय। सर रावण और अर्जुन को लेकर के जो ग्रंथ बनाया गया उसको कहते हैं रावणार्जुनीयम। ये ईयम जो आता है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस टेक्स्ट को, ए टेक्स्ट डीलिंग विद ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नोन बाय दैट सब्जेक्ट विद ए सफिक्स ईय एडेड इनटू इट। हाँ, रावण और अर्जुन, इन दो, कोई एक रावण और अर्जुन थे, उन दोनों के युद्ध को लेकर के या उन दोनों के प्रसंग को लेकर के जिस ग्रंथ की रचना हुई सर क्या कहेंगे उसको? रावणार्जुनीयम। और सर किरात और अर्जुन एक किरात। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है भारवी का, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम, किरात और अर्जुन को लेकर के जिस ग्रंथ की रचना हुई उसको कहते हैं किरातार्जुनीयम। सर प्रसंग का इंसिडेंट होते हैं। प्रसंग माने ए कॉन्टेक्स्ट। हाँ, अस्तु, वाक्यपदीय नामके ग्रंथे वाक्यस्य पदस्य च वर्णनं वर्तते। अस्तु, अहं संस्कृतं वदामि, अवगमः भवति, अवबोधः भवति, अयमेव अभिप्रायः अत्र। वाक्यपदीय नामके ग्रन्थे तस्य विषयस्य चर्चा वर्तते, वाक्यस्य पदस्य च वाक्यस्य स्वरूपं किं, वाक्यस्य लक्षणं किं, है ना, और पदस्य स्वरूपम किम, पदस्य लक्षणम किम। अच्छा, एक बात और बताने जा रहा हूँ कि जब मुझे व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सेंटेंस, व्हाई डू आई कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस, व्हाई डू आई एड्रेस ए सेंटेंस टू यू? I want to convey an idea, and ideas are always conveyed only by sentences, not by the individual words. Individual words do not have the capacity of conveying a message. So what is language, by the way? For grammarians, language is always sentential. always Sentential, है ना, कि I have an idea and I want to convey that idea to the masses and to the person before me. So I construct a sentence. हाँ, sentence एक क्या कहते हैं सर उसको, अखंड को क्या, यूनिटरी है ना, यूनिटरी वाक्य एक यूनिटरी एग्जिस्टेंस है, उसके बीच में जो भेद है ना वो काल्पनिक है, वो काल्पनिक है। जैसे मैं कहूँ राम घर जाता है, तो मैंने राम एक शब्द बना दिया, घर जाता, राम घर को जाता है, मेरे लिए 5 शब्द है ना। वास्तव में ये 5 शब्दों के रूप में इस वाक्य को जो मैं स्प्लिट कर रहा हूँ वह केवल काल्पनिक है। राम घर जाता है एक आइडिया है, उसको लिखना ऐसे चाहिए वास्तव में ना, बिना किसी गैप के, राम घर जाता है, ये एक यूनिट है। मतलब इसके बीच में जो खंड खंड बनाते हैं ना, इसके बीच में गैप्स देते हैं, वो सेंटेंसेस है नहीं। सेंटेंस में जो वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, आइसोलेशन में उनका कोई मीनिंग नहीं है। meaning when they are put together in a meaningful
मैनर। बल्कि जब हम पुट टुगेदर कह रहे हैं ना, इससे पहले प्री सपोज कर रहे हैं कि इनके आइसोलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोलेशन में एग्जिस्ट करते नहीं है वास्तव में। पूरे वाक्य पर ये का विषय ये है कि सेंटेंस इज द ओनली रियलिटी एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न, बिकॉज आइडियाज आर ऑलवेज कन्वर्ट बाय sentences. So the words do not exist in reality. In reality, only sentences exist, and in reality, only the sentential meaning is addressed. जैसे मैं कहूँ ना पूजा जी आपको कि राम घर जाता है, इस वाक्य को सुन करके आपके अंदर जो सूचना संप्रेषित होती है ना, वो सूचना एक कौंधता है दिमाग में, फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो फ्लैश ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई क्रम नहीं है सर। इसी तरह से वाक्य में भी कोई क्रम नहीं है, इसको कहते हैं स्फोट। सर हमारे यहाँ पे इससे भी ज़्यादा वो बोला कि we don't need language, we only need proposition. Means we don't need language, we need the meaning of that language, because languages are different but proposition is same. So we have to deal with only the meaning of that. For that thing we don't need language. विटगेनस्टाइन कि अगर विटगेनस्टाइन अगर मुझे प्यास लगी है तो भाषा इनकी अलग, तोशी की अलग हो सकती है, सर की अलग हो सकती है, और हो सकता है कि मैं समझाने कन्वे नहीं कर पाऊँ अपना मैसेज, लेकिन उसका जो मीनिंग है ना कि मुझे प्यास लगी है, वो मैं जेस्चर से भी बोल सकती हूँ और वो समझ सकते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, पानी दो। तो भर्तृहरि तो इसमें ये कहेंगे कि जो मीनिंग जो कन्वे करने के लिए मैं जो कुछ भी करता हूँ ना वो लैंग्वेज है। अच्छा, एक्शन भी कर रहे हैं तो वो भी language। सब वो भी language है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग, ऑल अंडरस्टैंडिंग्स आर लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग्स ओनली। तो इस पर बहुत विस्तार से विचार किया जाता है। इसको कहते हैं वाक्य स्फोट। मैं थोड़ा सा स्फोट के बारे में भी बताऊंगा। स्फोट का मतलब होता है कि जो अटर्ड वर्ड्स है ना, वो रियल में वर्ड्स नहीं है। अटर्ड वर्ड्स रियल में वर्ड्स नहीं है। अटर्ड वर्ड्स क्या है? ध्वनि। जैसे घट शब्द है ना, घट शब्द से परिचित है ना, घट माने घड़ा। अब घट में देखिए क्या क्या है, घा है, आ है, टा है और आ है ना। ये घट हमारे लिए, सामान्य लौकिक मनुष्य के लिए ये शब्द है, दैट विच इज हर्ड, है ना, वो शब्द है। अच्छा ये बताइए, शब्द से अर्थ का, जब मैं शब्द बोलता हूँ, शब्द को आप जब सुनते हैं तो अर्थ की प्रतीति होती है। जो अर्थ प्रतीति क्या है? कार्यम वर्तते। अर्थ प्रतीति अर्थबोधः कार्यम वर्तते। अहम एकम शब्दम वदामि, अहम एकम शब्दम वदामि, तम शब्दम भवन्तः शृण्वन्ति, उसको आप सुनते हैं। अनंतरम किम जायते? बोधः जायते, बोधः। तो सेंटेंस और बोध के बीच में क्या संबंध है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण है ना। शब्द कारण है और अर्थ उसका कार्य है। ठीक समझ पा रहे? जैसे मिट्टी और घड़े के बीच में क्या संबंध है? एक कारण है और एक कार्य है। जब तक मिट्टी नहीं होगी तब तक घड़ा बनेगा नहीं बनेगा। मिट्टी के बिना घड़ा बनता नहीं है। इसलिए मिट्टी इज द कॉज एंड द पॉट इज द इफेक्ट। कार्य कारण है ना। तो शब्द और अर्थ के बीच में, शब्द को सुनने और अर्थ के प्रकाशित होने में कार्य कारण संबंध है। वन इज द कॉज एंड द अदर वन इज द इफेक्ट। देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द मीनिंग कन्वेड, है ना। अब सर प्रश्न ये है, स्पोर्ट की कल्पना क्यों करनी पड़ी? बहुत बड़ा आइडिया है। घा आ टा आ, अगर ये शब्द है ना, इसमें घा का जब उच्चारण करते हैं तो ये तीनों नहीं रहते हैं। जब आ का उच्चारण करते हैं तो बाकी तीन नहीं रहते हैं। जब टा का उच्चारण करते हैं तो बाकी नहीं रहते हैं। तो शब्द का एग्जिस्टेंस है कहाँ? एज एन एंटिटी शब्द रहता कहाँ है सर? इस पूरे को मिला करके शब्द है। इस पूरे को मिला करके शब्द है। ये पूरा रहता कहाँ है? बोल के देखिए। बट कहीं पे मेमोरी में लॉग इन होता है कि अ से पहले घ बोला है, फिर ट से पहले घ और उस सीक्वेंस में आया है। वो है। तो अभी ये स्पोर्ट का जो जिन्होंने खंडन किया है ना, उनका यही लॉजिक है। पहले मैं बात को समझा ना। ग्रामेरियंस कहते हैं कि when a is pronounced, all these three phonemes are already gone,
And so I cannot postulate a unitary existence of the word ghata. The word ghata does not exist in reality. The heard word, जिस शब्द को मैं सुनता हूँ ना, when gha is heard, these sounds are not there, and a is heard, these sounds are not there. तो मैं एक वर्ण को सुनता हूँ, सबको एक साथ सुन नहीं सकता हूँ. तो where is the word? कहाँ है? मोमेंट में एक शब्द वही होता है, एक मिनट. जो वर्ण है वही तो होता है. होना होगा ना सर, उसे होना होगा ना उसको. वो है कहाँ शब्द? मैं समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ. मुझे जो समझ आ रही है, शब्द रह पा रहा है लेकिन ध्वनियाँ नहीं रह पा रही. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जिसको हम शब्द कहते हैं, सामान्य लौकिक मनुष्य के लिए शब्द क्या है? शब्द जिसको हम सुनते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसका मैं उच्चारण करता हूँ और जिसको आप कान से सुनते हैं, इसी को तो शब्द कहते हैं. वैयाकरणों का ये कहना है कि ये शब्द वास्तव में है नहीं. क्यों उनको ये कल्पना करनी पड़ी ये शब्द नहीं है? क्योंकि वो ये कहते हैं ये शब्द तो उसकी सत्ता होती कहाँ है? ये तो सीक्वेंशियल है, एक होता है तो बाकी नहीं होते हैं. इसकी एक, उसको कहते हैं युगपत सत्ता, एक साथ उपस्थिति होती नहीं है. एक साथ इस शब्द की उपस्थिति होती नहीं है. जो व्यक्ति एक यूनिट के रूप में खड़ा है ना, उसको आप नमस्ते कर सकते, उसको थप्पड़ मार सकते हैं, है ना सर? जो होना चाहिए ना. अब ये शब्द हाँ है कहाँ? इनमें से शब्द क्या है? क्योंकि इनमें से एक एक का उच्चारण होता है फिर चला जाता है. तो शब्द एज एन यूनिट डज नॉट एग्जिस्ट. ये शब्द तो रहता नहीं है. पर ऐसे बोलते हैं कि वो मतलब रहते हैं, जैसे हम जो बोलते हैं मतलब एनवायरनमेंट में रहता है. हाँ, वो अलग, उसका मेटाफिजिकल प्रसंग अलग है. जैसे ना मैं इसको जो बात बताना चाह रहा हूँ ये बता देता हूँ. तो ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि इस शब्द की तो सत्ता है नहीं, और जिस शब्द की सत्ता है नहीं वो कोई काम कर सकता है क्या? जो शब्द का अस्तित्व ही नहीं है सर, उससे आप, जिस कुल्हाड़ी का अस्तित्व ही नहीं है उससे आप लकड़ी को चीर सकते हो? नहीं चीर सकते हो, क्योंकि कुल्हाड़ी है नहीं. कुल्हाड़ी एक यूनिट है ना, उसका प्रयोग आप करते हैं. शब्द आपके सामने एक व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित कहाँ है? नहीं है ना सर ऐसा शब्द जिसको हम सुनते हैं. इसलिए परंतु अर्थ की प्रतीति होती है, सब कहते हैं इसको, तो इसको डिनाई नहीं कर सकता कोई भी, है ना. इसको अर्थ का बोध मुझे होता है, इसको डिनाई कौन कर सकता है? ये तो सर्व जन संवेद्य विषय है. तो शब्द से अर्थ का बोध होता है, ये निश्चित है. शब्द जिसको हम शब्द कहते हैं वो शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है. तो मैं अपने विद्यार्थियों को इस विषय पर चर्चा करते हुए कहता हूँ, यू कैनॉट मैरी ए गर्ल हु डज नॉट एग्जिस्ट, या ए नॉन एग्जिस्टेंट मैन कैनॉट किल द अदर मैन. उसको होना तो होगा पड़ेगा, खड़ा तो होना पड़ेगा ना. तो ये तो है ही नहीं सर, ये तो केवल एक वो है. तब वो ये कहते हैं अयम ध्वनि ही अस्ति, ये ध्वनि है. अयम अहम नहीं, ये ध्वनि है. इन ध्वनियों से क्या होता है? इस ध्वनि को कोई व्यक्ति सुनता है कानों से, है ना. इन ध्वनि इस ध्वनि को, ये ध्वनि कहाँ तक जाती है? कान तक जाती है. तो कर्ण ग्राह्य है ये विषय, कर्ण गोचर है. इसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में उस व्यक्ति के मन में अनगिनत नित्य शब्द हैं. व्यक्ति के मन में अनगिनत नित्य शब्द हैं. तो यहाँ हजारों शब्द हैं, ठीक है सर, यहाँ हजारों शब्द हैं. अब उन हजारों शब्दों में से एक शब्द को मुझे जागृत करना है. अंदर जो मस्तिष्क में या व्यक्ति की चेतना में जो शब्द है, उस शब्द में कोई क्रम नहीं है, निरवयव है सर. अक्रम है. अक्रम का मतलब नॉन सीक्वेंशियल है ना. ए वर्ड विदाउट सीक्वेंस. इसमें कोई टेम्पोरल और सीक्वेंशियल क्रम नहीं है, उसमें वो नहीं है. तो इसको कहते हैं अक्रम और अकालिक शब्द है, नित्य शब्द है. ये तो अनित्य शब्द है, ये तो जाते पेरिशेबल है. ये जब ये होता है तो ये चला जाता है. तो इसका मतलब ये शब्द वास्तव में है नहीं. जैसे हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर का फोटो दिखाएं, तो ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना. इससे प्राइम मिनिस्टर के आइडिया, जो रियल में प्राइम मिनिस्टर हैं,
उनका आइडिया कन्वे होता है। ऐसे ही ये शब्द नहीं है, शब्द का बाहर विद्यमान चित्र है। एक मोमेंट पे एक ही साउंड है। हाँ, तो बाहर विद्यमान चित्र है। अभी ये क्या होता है कि इससे अंदर तक जाता है तो इसमें हजारों शब्द पहले से विद्यमान है। कल्पना करिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, हमारे यहाँ इस विषय पर चर्चा होती है। मान लीजिए ये जो एक प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ में 100 चीज़ें रखी हुई हैं सर, और ये बिल्कुल डार्क है और 100 बल्ब है ना, एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, और एक बल्ब को बाहर है स्विच। 100 स्विच हैं, 100 बल्ब हैं और 100 वस्तुएं नीचे रखी हुई हैं। एक स्विच को ऑन करते हैं, एक पर्टिकुलर बल्ब ऑन हो जाता है और वो सीधे फोकस करता है एक पर्टिकुलर, सीधे डस्टर को दिखा देता है, चेयर को दिखा देता है। इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु इससे संबंधित जो बल्ब है वो ऑन होगा तो ये दिखेगा, और उसका स्विच अलग है। तो बाहर जो होता है ना सर, वो ध्वनि की तरह है। बाहर जो 100 स्विच हैं वो एक ध्वनि की तरह है। एक स्विच को ऑन करते हैं तो अंदर के 100 बल्ब में से एक बल्ब ऑन हो जाता है, और जैसे ही एक बल्ब ऑन हो जाता है तो वो उससे संबंधित वस्तु दिखती है। तो आप ये कल्पना करिए कि ध्वनि तो बाहर जो बल्ब है उसको, और अंदर का जो बल्ब है वो रियल लाइट तो वो है ना, और रियल लाइटेंड वस्तु क्या है, ये है। तो अगर आपसे पूछे कि रियल प्रकाश क्या है, बाहर का स्विच है या अंदर का बल्ब है? अंदर का बल्ब है। ऐसे ही घट शब्द जो बाहर हमने बोला, इसको सुन करके अंदर का एक घट शब्द, हजारों अनगिनत शब्द यहाँ हैं, उनमें से एक शब्द स्फुरित हो जाता है, जागृत। या हम ये भी कह सकते हैं कि अंदर कोई भी शब्द नहीं है, अब घ अ ट अ एक सीक्वेंस में आया, उसके बाद वो डिकोड करता है उसको, जो भी चीज़ अंदर होना। वो ये कहते हैं कि ए चाइल्ड इज बॉर्न विद लैंग्वेज। मनुष्य की चेतना भाषा से शून्य कभी हो ही नहीं सकती है। तो किस भाषा से चाइल्ड बॉर्न होता है? फ्रेंच या इंग्लिश या जर्मन? लैंग्वेज यूनिवर्सल है। हाँ, लैंग्वेज कैपेसिटी इज देयर। शब्द भावना कहते हैं सर। शब्द भावना के साथ व्यक्ति पैदा होता है। संकल्पना हो गया जी, संकल्पना है। हाँ, संकल्पना, शब्द की संकल्पना उसमें विद्यमान है, चेतना के साथ ही है। तो खाली स्लेट की तरह है। फिर हाँ। तो अगर माँ बाप और आसपास का एनवायरनमेंट अंग्रेजी में बोलता है तो अंग्रेजी ग्रहण करेगा, वो लैंग्वेज अंकित हो जाएगी भाषा। इसीलिए ध्वनियाँ अलग अलग हैं। एक कल्पना करिए, ध्वनियाँ सबकी अलग अलग हैं। अब अंदर जो एक शब्द है जिसको ऐसा कहूँ मैं सर, इसको मैं पॉट जिसको कहता हूँ, घट शब्द है, इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया, और यह शब्द अंदर का हमारे लिए घट शब्द से जागृत होता है। जागृत होने वाला शब्द सबका एक है। इसी शब्द को अंग्रेज लोग POT इस शब्द से, पॉट शब्द से जागृत करते हैं। इसी शब्द से कुछ लोग कलश शब्द से जागृत करते हैं। इसी एक शब्द का, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई क्रम नहीं है, उसको अलग अलग रूप से अराउज करते हैं, इसको उद्रेक देते हैं, पर उत्थापित करते इसमें हैं। एक और प्रश्न उठता है। फिर मान लीजिए कोई चीज, जैसे ट्रांजिस्टर था ही नहीं पहले, ठीक है, किसी ने आविष्कार किया 1950 में या 1960 में ट्रांजिस्टर का, तो अब वो यहाँ तो था ही नहीं, हिंदी में उसका अलग है मतलब, और अंग्रेजी में, फ्रेंच में अलग नाम देते हैं, तो यहाँ तो था ही नहीं पहले वो। हाँ, मतलब इस तरह के प्रश्न बहुत सारे उठाए जाते हैं। वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज जिसको हम कह रहे हैं, लैंग्वेज में जनरेटिव जो कैपेसिटी है ना, लैंग्वेज में विकास की संभावना अनंत है। उस संभावना को भाषा कह रहे हैं। आप ये देखिए, उस संस्कार को भाषा कह रहे हैं। अब आप देखिए कि हम चॉम्स्की की दृष्टि से भी देखिए कि हमारे अंदर व्याकरण क्या सिखाता है, जनरेटिव ग्रामर जिसको कहते हैं ना, रूल्स कुछ होते हैं और जनरेट करते चले जाते हैं कितने सेंटेंस। हम कभी एक बच्चे से इस तरह के वाक्य को भी सुन सकते हैं जो आज तक कभी किसी ने बोला ही नहीं। तो संभावनाएं बहुत है ना, उस संभावना को कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ सर क्या है, जिसको हम ध्वनि कहते हैं, ध्वनियाँ होती है ना, वो एक ही होती है। सार्वभौमिक जो ध्वनियाँ ना, चाहे
चाहे किसी भी भाषा में उसको करो तो उसके अंदर वो ध्वनि रहेगी रहेगी एक न्यू बॉर्न बेबी में, और वही विकसित होगी जब उसके अंदर जाएगा, चाहे उसको खड़ा करो चाहे पोर्ट करो, क्योंकि वो ध्वनि एक ही है, वो घा आ टा की ध्वनि नहीं है, वो यूनिवर्सल ध्वनि है, सार्वभौमिक ध्वनि है। तो इस तरह से बालक पैदा हुआ। उस वह बालक अगर दिल्ली में पैदा होता है तो वह उसकी जो भाषा है वो हिंदी बन करके प्रस्तुत होती है ना। अगर साउथ कोरिया में पैदा होता है तो कोरियन लैंग्वेज बन करके प्रस्तुत होती है। जैसे मिट्टी है ना सर, मिट्टी से अलग अलग चीज़ें बन जाती है ना, जिस ढांचे में डालो। इस ढांचे में डालो। तो इसमें एक बात और है, दैट इज हाउ लैंग्वेजेस बिकम ट्रांसलेटेबल। दैट इज हाउ लैंग्वेजेस बिकम ट्रांसलेटेबल। जो ट्रांसलेटेबल वर्ड है ना, लैंग्वेज है ना, वो तो एक ही है। द सेम वर्ड इज प्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स। द फॉर्म्स जो है ना वो लैंग्वेजेस हैं जो हम बोलते हैं, और जो अंदर का लैंग्वेज सबका एक है। इसीलिए जैसे मनुष्य के खून कहते हैं ना, सबके अंदर एक जैसा खून है, तो आप कह सकते हैं सबके अंदर एक जैसी लैंग्वेज है, वो भी पूरी मनुष्यता को यूनाइट करती है, ऐसा कह सकते हैं। अस्तु, अब ये क्या है, इदम इयम एका कारिका अस्ति। अस्तु, प्रत्यय शब्दस्य कः अर्थः? ज्ञानम अर्थः। प्रत्यय शब्दस्य कः अर्थः? ज्ञानम। अस्तु, अस्य पुस्तकस्य प्रत्ययः भवति। अस्य पुस्तकस्य प्रत्ययः, अहम अस्य पुस्तकस्य प्रत्ययं करोमि। प्रत्यय शब्द का अर्थ विश्वास भी होता है, ज्ञान भी होता है। प्रत्यय, इसलिए सर जितने भी आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी है ना उसको प्रत्ययवाद कहते हैं संस्कृत में। हिंदी में प्रत्ययवाद। रियलिस्टिक फिलोसॉफी होती है और आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी होती है। जैसे शंकर की फिलोसॉफी क्या है? आइडियलिज्म है। शंकर की फिलोसॉफी क्या है? आइडियलिज्म है। यह वस्तु बाहर है नहीं, ये तो मेरे मन का प्रोजेक्शन है ना। जो एक्सटर्नली जो दिख रहा है ना वो है नहीं बाहर, अंदर है। मेरा ज्ञान इस रूप में प्रस्तुत होता है। तो संसार है नहीं, मुझे संसार की प्रतीति होती है। स्वप्न में जो कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं उन वस्तुओं की वास्तविक सत्ता है नहीं है। इसका मतलब मेरे मनोनिर्मित है, मेरे मन के द्वारा निर्मित है, मानसिक है। तो जो ऐसी फिलॉसफी को प्रस्तुत करते हैं उनको, उस फिलॉसफी को प्रत्ययवाद कहते हैं। प्रत्ययवाद। और जो ये कहते हैं कि ये सब बाहर की वस्तुओं की रियलिटी है, उसको क्या कहते हैं पूजा जी? वस्तुवाद, है ना। दर्शनस्य एकः प्रकारः प्रत्ययवादः अस्ति। दर्शनस्य एकः प्रकारः प्रत्ययवादः अस्ति, अन्यः प्रकारः वस्तुवादः अस्ति। अस्तु, वस्तुवाद में सर ज्ञान दर्शन और न्याय दर्शन आता है। हाँ सर, वैशेषिक दर्शनम वस्तुवादस्य दर्शनमस्ति, न्याय दर्शनम वस्तुवादस्य दर्शनमस्ति, जैन दर्शनम वस्तुवादस्य दर्शनमस्ति। अस्तु, शांकर दर्शनम अद्वैत प्रत्ययवादस्य दर्शनमस्ति। पाश्चात्य दर्शने के वादा कः प्रत्ययवादी अस्ति? स्पिनोजा प्रत्ययवादी अस्ति। स्पिनोजा लाइब्निज प्रत्ययवादी अस्ति। और जॉन और क्या कहते हैं? सर उल्टा बोल रहे हैं, रेशनलिस्ट है। रेशनलिस्ट है, नहीं रेशनलिस्ट है, पर स्पिनोजा तो वो है ना प्रत्ययवादी है। सर लॉक बर्कले और ह्यूम है। बर्कले और ब्रेडले ये सब के सब प्रत्ययवादी है ना, अटर प्रत्ययवादी है। ब्रेडले तो है ही है, बर्कले भी है, शायद स्पिनोजा भी तो है। स्पिनोजा है, स्पिनोजा प्रत्ययवादी दार्शनिकः अस्ति। अस्तु, प्रत्ययवादी स्पिनोजा आचार्यः स्पिनोजा प्रत्ययवादी दार्शनिकः अस्ति। तस्य दर्शनं प्रत्ययवादी दर्शनम् अस्ति। कणाद दर्शनं वस्तुवादी दर्शनम् अस्ति। विज्ञानवाद बौद्ध दर्शनं प्रत्ययवाद अस्ति। अस्तु, प्रत्यय शब्द से कहा अर्थः? ज्ञानम। लोके शब्द से कहा अर्थः? संसारे। संसार में कोई भी देखिए, लोके सह प्रत्ययः न अस्ति। अहम संस्कृतं पाठयामि। लोके संसारे न अस्ति मीन्स नहीं है, न अस्ति, न वर्तते, नहीं होता है। संसारे न वर्तते। प्रत्ययः ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना। सह प्रत्ययः, ऐसा ज्ञान नहीं है संसार में, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है। फिर से बोलिए, न सोस्ति प्रत्ययो लोके।
यह माने जो यह माने जो शब्दानुगमात रीते, रीते का मतलब होता है सर बिना, 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 विदाउट। एक सत्य और मृत, वो रितम शब्द अलग है सर। वो रितम माने जो शाश्वत सत्य होता है ना, यहाँ ये रीते अव्यय है सर। रीते इति अव्यय पदम वर्तते, यथा च इति पदम कीदृशं पदम वर्तते, अव्यय पदम वर्तते। वा इति पदम कीदृशं पदम वर्तते, अहं शनैः शनैः वदामि, अहं मन्दं मन्दम्, अस्तु, मन्दं मन्दं शनैः शनैः वदामि, अहं शीघ्रं शीघ्रं न वदामि। अस्तु, प्रत्यय शब्दस्य कः अर्थः शृण्वन्तु मां। ज्ञानम। ज्ञानम। लोके इति शब्दस्य कः अर्थः संसारम। संसारे। संसारे सः प्रत्ययः नास्ति। हाँ, the world does not have that cognition. हाँ, मतलब in the world there is no cognition, इसका मतलब यह है। हाँ, there is no cognition. I cannot imagine a cognition without it being intertwined with language. हाँ, अब इसको संस्कृतं पठामः। लोके सः प्रत्ययः नास्ति, यः माने जो शब्दानुगम, शब्दानुगमात ये पंचमी विभक्ति है। शब्दानुगम किसे कहते हैं? शब्द का अनुगम, शब्द का अन्वय, शब्द के अनुगम के बिना, शब्द के सहचार के बिना। अनुगम कहते हैं शब्द की मिलावट। शब्दानुगम के बिना कोई भी शब्द नहीं है। मतलब एवरी सिंगल एपिसोड ऑफ नॉलेज इज एसोसिएटेड विद वर्ड्स। इमेजिन, शब्द की मिला अनुगम के बिना हाँ, कोई भी संसार में शब्द के अनुगम के बिना कोई भी ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। अनुगम माने मिश्रण, मिश्रण। मिश्रण सर, अनुगम। एक बार दोबारा बोला, संसार में संसार में कोई भी ज्ञान बिना शब्द के मिश्रण के उपलब्ध नहीं होता है। मिश्रण कैसे किया जाए? मिश्रण माने सर, मिश्रण का मतलब होता है कि किसी से शब्द की सत्ता के साथ ही लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज इज ऑलवेज, नहीं, थॉट्स आर ऑलवेज इंटरट्विन्ड विद लैंग्वेज। कैन यू इमेजिन एन इवेंट ऑफ एनी थॉट नॉट बीइंग एसोसिएटेड विद लैंग्वेज? सोच के देखिए। जैसे अगर बाइलिंगुअल हैं तो इंग्लिश में भी वो इंग्लिश में सोच रहे हैं तब भी वर्ड्स हैं, हिंदी में सोच रहे हैं, संस्कृत में सोच रहे हैं, तो प्रत्येकं ज्ञाने शब्दस्य संस्पर्शः वर्तते। अस्तु, अहं संस्कृतेन कथयामि। प्रत्येकं ज्ञाने, प्रत्येक ज्ञान में सर शब्दस्य संस्पर्शः अस्ति। संस्पर्श समझ रहे हैं ना? संस्पर्श, टच। प्रत्येक ज्ञान में शब्द होता ही होता है। ये कम से कम भर्तृहरि का मानना है। ये बुद्धिस्ट लोग नहीं मानते। बुद्धिस्ट लोगों ने भर्तृहरि का बहुत भर्तृहरि पर प्रहार किए, भरता बना दिया। भर्तृहरि पर हर जगह। पर ये तो ठीक बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, आज के लिंग्विस्टिक लोग इसको, आज के जो भाषा वैज्ञानिक लोग हैं, भर्तृहरि के सिद्धांतों को बहुत आदर देते हैं। इस बात को तो सब चर्चा का विषय बनाते हैं। सब इसको मानते हैं कि वाक्य से ही विचार का संप्रेषण होता है। विचार का संप्रेषण पदों से नहीं होता है, ये लगभग सभी अनुभव कर सकते हैं। हाँ, वो बोलते थे, थॉट्स पे जाते हैं, शब्द ही विचार है। जैसे बोलते हैं कि इसके जो बोलोगे वही विचार बनेगा, वही काम करोगे। ऐसा कहते हैं। अस्तु, सर्वम ज्ञानम माने ऑल नॉलेज फॉर्म्स शब्देन भासते, शब्द से ही भाषित होता है। सब शब्द के अनुविद्ध रहता है। शब्द अनुविद्धम, एज इफ इंटरट्विन्ड, अनुविद्ध रहता है। शब्द से ही भाषित होता है। शब्द से ही भाषित होता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो प्रत्येक ज्ञान शब्द से अनुविद्ध होता है, शब्द से मिश्रित होता है। शब्द की उपस्थिति के बिना कोई ज्ञान उपलब्ध हो नहीं सकता। इमेजिन ही कैसे करेंगे? आप- कोई वर्ड ही नहीं है तो इमेजिन कैसे होगा? हाँ, कैसे आप जीवित देवदत्तों को बिना श्वासों के देख सकते हैं कभी?
जीवित देवदत्त को, देवदत्त मतलब एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी मतलब किसी भी व्यक्ति को जीवित अवस्था में देख सकते हैं कि वो श्वास से रहित हो और जीवित हो, नहीं हो सकता। ज्ञान हो और शब्द के बिना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान में शब्द की उपस्थिति अनिवार्यता होती है, ऐसा सिद्धांत है भट्टेरी का। अनुविद्धम माने संयुक्त, एवं मानो जब भी आएगा शब्द के साथ ही आएगा। अस्तु वयम अहम किम अद्य वयम किम पठिष्यामः योगदर्शनस्य विषये अहम किमपि वदामि। अस्तु शब्द और पद, शब्द और पद, शब्द माने इंडिविजुअल वर्ड्स, वर्ड हाँ वो थोड़ा सा व्याकरण का प्रश्न हो गया सर। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि जो मियर साउंड्स है ना, उसको हम पद नहीं कहते। जैसे पद के बारे में दो चर्चाएं हैं। एक तो पठ है, पठ जो है धातु है, और ती ला करके हम एक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पठती। इसको पद कहते हैं। यह पद नहीं है, जो चलता है वो पद मुझे होता है। फॉर्म है और जिसमें जो पैर की तरह पद। जैसे पट से बना है, पटती पटता, तो वो ये सब चलता है। जैसे देखिए बालक शब्द है ना सर, यह एक केवल शब्द है। शब्द तो सब है, लिंग्विस्टिक नॉइज को शब्द कहते हैं। फिर बालक कहा होगा तो पद बन जाए। लिंग्विस्टिक नॉइज भी नहीं कहना चाहिए, नॉइज इन जनरल वो तो है शब्द। हाँ, वो अगर लैंग्वेज तब बनता है जब मैं उसको इसका रूप चलाता हूँ। जैसे बालका, बालकः, बालकः, यह एक पद है। अरे कोई भी ध्वनिक शब्द है, हाँ जी, और जो इसका व्याकरणिक अर्थ है तो वो पद पद बनता है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है सुप्तिङन्तम पदम। अगर सुप आता है आगे और तिंग आता है, तिंग माने ये क्रियापद, इसको सुबंत कहते हैं, इसको तिङन्त कहते हैं, है ना। सुबंत बनाने के बाद वो पद होता है, सुबंत बनाने से पहले वो पद होता नहीं है। वो पहले शब्द होता है। पहले आपको आपने एक शब्द कहा था, उसको यूजेबल बनाना चाहिए। जैसे दुकान में जो आलू मिलता है वो तो समझ लीजिए शब्द है, और घर में ला करके उसको धो करके उसकी सब्जी बना करके जो टेबल पर रखा जाता है वो क्या है? पद है। खाते किसे हैं? पद को। खाते तो आलू, सब्जी को खाते हैं, कच्चे आलू को खाते हैं ना। रॉ मटेरियल है सर, जो रॉ मटेरियल है ना वो शब्द है, और जो रॉ मटेरियल बिल्कुल पत्थर टेबल पर आ गया वो पद है। सर पद इसीलिए कहते हैं, पद पैर को कहते हैं ना, जो बिना पद बनाए चला नहीं जा सकता ना। ऐसे ही शब्द को जब तक हम पद नहीं बना देते हैं तब तक उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एवं व्यवस्था वर्तते। अस्तु अस्तु। वैसे हिंदी में तो हम बालक को ऐसे यूज करेंगे। हाँ, हिंदी में भी हम यूज तो करते हैं, परंतु वहाँ भी पद है। जैसे गांव जाता है, बालक गांव जाता है ना, तो बालक को हम उस सेंटेंस में उसकी उपस्थिति ऐसी है जो बालक का होता है। जाता है के साथ उसका संबंध है ना। जाते हैं तो बालक का रूप अलग है। जब मैं बालक जाते हैं कहता हूँ और बालक जाता है कहता हूँ, तो बालक में अंतर है कि नहीं? एक वचन और दिखाई नहीं बहुवचन देता, भी हो बस जाता है। ऐसा कभी कभी दिखाई नहीं देता, कभी दिखाई सर ऐसे भी तो मैं ऐसे आप पढ़ा रहे हो और बोलो कैलेंडर, किसी को क्या लेना देना होता है? ये क्या है? ध्वनि वाला शब्द है। लेकिन जब मैं कहूँगी सर इस कैलेंडर को देखिए, हाँ, तो वो पद बन जाए। उसमें ये हो सकता है कई जगह पे पद शब्द ही पद इज इक्वल टू शब्द इन मेनी प्लेसेस द वे यू लुक एट इट। जैसे बालक जाता है फॉर्म चेंज या बॉय गोज, बॉयज गो। जी। but the meaning conveyed is always in context with what we are like. अब इस प्रसंग आया तो एक बात और कहूँ। जैसे संस्कृत में अथ शब्द है ना सर, अथ शब्द एक मांगलिक शब्द होता है। अथ अच्छा, ऑस्पिशियस वर्ड है। सबसे पहले अथ शब्द का प्रयोग करते हैं
अथ योगानुशासनम। अथ माने परमात्मा का नाम है, एक तरह से समझ लीजिए। मतलब ये मांगलिक शब्द है, ऑस्पिशियस वर्ड है ना। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं ना, ऐसे अथ शब्द का अर्थ। अथ अथातो वक्त भी रहा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वहीं आ रहा था मैं। अब आप देखिए सर, अथ शब्द का अर्थ होता है मांगलिक। सिर्फ किसी भी मंगल कार्य को प्रारंभ करने से पहले जो मंगल वचन बोला जाता है अथ। हमें परमात्मा का स्मरण किसी न किसी रूप में करना चाहिए ना, तो अथ शब्द के दो पर्पज हो सकते हैं, पर्पजेस हो सकते हैं। एक तो अथ शब्द का अर्थ है मंगल, अथ शब्द को बोलते ही एक मांगलिकता उपस्थित हो जाती है। दूसरा अथ शब्द का अर्थ होता है और इसके बाद। सर आपका फोन रिंग हो रहा है। लगभग अब तक बोलते बोलते वहाँ तक जाऊँगा तब तक बोलते, ठीक है ना। अथ शब्द का के दो अर्थ हैं। एक तो अथ शब्द को बोलते ही एक मांगलिकता प्रसृत हो जाता है। पर लिटरल मीनिंग क्या है? ये तो एक अब ये उसी पर आना। और लिटरल मीनिंग का अर्थ होता है एंड देन, तदनंतर, ए तदनंतर। ए तदनंतर कैसे ना, तदनंतर, ए तदनंतर, इसके पश्चात, सिंपल सी बात है। अब जो अथा तो धर्म जिज्ञासा या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, वहाँ अथ शब्द का अर्थ होता है जब हम पहले वेद के पूर्व भाग का अध्ययन कर चुके हैं, उसके पश्चात वेद के उत्तर भाग का अध्ययन करना है। बालक ब्रह्मचारी ने वेद के पूर्व भाग का, द प्रीवियस पोर्शन ऑफ द वेदा, उसने पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना, आफ्टर 12th व्हाट, ऐसा कहते हैं ना, 12th के बाद क्या करना है। तो अथ शब्द का अर्थ होता है इसके पश्चात, एक कोई घटना हुई और इसके पश्चात ये हुआ। अथ किम करोति। अथ किम करोति। अब सर अथ शब्द के दो पर्पज हैं। सबसे पहला जैमिनी सूत्र है, बादरायण का सूत्र है। वहाँ अथ का मतलब होता है पूर्व भाग, वेद के पहले के अंश को पढ़ने के पश्चात अब क्या करना है। तो यह अथ शब्द के दो प्रयोजन हैं। एक तो शब्द के रूप में, साउंड के रूप में, मियर साउंड के रूप में अथ एक शब्द है और वो मांगलिक शब्द है। और अथ शब्द जब मीनिंग को कन्वे करता है ना सर, तो पद के रूप में। आपको कन्वे हुआ अथ एज ए साउंड, अथ एज ए साउंड। आप कल्पना करिए कि आप एक रेडियो ऑन कर दीजिए और कुछ ऐसी ध्वनियाँ आ रही हैं जिनका अर्थ आपको समझ नहीं आता। चाइनीज रेडियो कोई लग गया तो आपके लिए वे सबके सब क्या है, साउंड, केवल साउंड है ना, साउंड तो है ना वो आपके लिए। तो एक तरह से नॉइज है, उससे आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, वो आपको अच्छा भी लग सकता है। तो इसका एक तो साउंड फॉर्म है, दूसरा इसका पद के रूप में इसका रोल है। तो पद के रूप में इसका रोल है तब तो इसका अर्थ होता है और इसके पश्चात, और साउंड के रूप में इसका अर्थ होता है मांगलिकता को उपस्थित करना। इसके तो सर ने जैसे कहा ना, शब्द और पद में क्या अंतर होता है। वयम योग दर्शनम पठामाम संस्कृतेन वदामि, अहम संस्कृतेन वदामि। योग दर्शन से कर्ता कः अस्ति? योग दर्शन से कर्ता महर्षि अस्ति। भवान वदतु, भवान एतत् वाक्यम योग दर्शन। अहम प्रश्नं करोमि, अहम किं करोमि, प्रश्नं करोमि। भवान उत्तरं ददातु। अस्तु। योग दर्शनस्य कर्ता कः अस्ति? अच्छा, अस्ति का प्रयोग मैं न करके आसीत् करता हूँ। योग दर्शनस्य कर्ता रचयिता महर्षिः कः आसीत्? महर्षि पतंजलि आसीत्, जोर से बोलो। महर्षि पतंजलि आसीत्। महर्षिः विसर्ग, महर्षि पतंजलि, पतंजलि महर्षि पतंजलि आसीत्। कस्य कर्ता आसीत्? कस्य, इसका उत्तर योग दर्शनस्य योग दर्शनस्य। कस्य योग माने दर्शनस्य किसस्य? कर्ता आसीत्। पुनः एक बारम अहम वदामि, प्रश्नं करोमि।
भवन्तम् एव प्रश्नं करोमि। अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य रचयिता कः आसीत्? अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य रचयिता कः आसीत्? पतंजलि, पाणिनि पाणिनि, पाणिनिः आसीत्। महर्षिः पाणिनिः आसीत्। आसीत्। सर ये कब हुआ था पाणिनि? पाणिनि 2500 साल पहले या 2.5 BC में। बुद्ध से भी पहले उनके ग्रंथों और को। हमने फॉलो किया। हाँ जी। अब के लोग बेवकूफ हो गए हैं ज्यादा। इतने मतलब कि सर ये देखिए लौकिक और वेदांत और संस्कृति इसमें क्या क्या मतलब है, क्या चीज है? वैदिक संस्कृत, हाँ वैदिक कोई भी भाषा परिवर्तित, तुलसीदास की हिंदी और आज की हिंदी में अंतर है ना, ऐसे ही क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर है। कालक्रम से भाषा बदलती रहती है। पहले की जो संस्कृत है वैदिक संस्कृत थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कठिन है। कॉम्प्लेक्स, सिंपल इसलिए कॉम्प्लेक्स इसलिए कि हम उससे दूर हो गए। हम दूर हो गए। तो अब तो लोग लेकिन सब सर- लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं तो फिर वो वैदिक संस्कृत से कैसे रिलेट कर लेते हैं? कुछ चीजें तो हम लोगों को जैसे मैं 30 साल से संस्कृत पढ़ रहा हूँ और सर लौकिक संस्कृत का कोई भी वाक्य देख करके सीधे ही समझ में आ जाता है, परंतु वेद के मंत्र को देख करके कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है अभी भी। सर ये और फिर भाष्य पढ़ना पड़ता है, इसका कहना क्या चाहते हैं। तो वैसे जनरल आइडिया तो आ जाता है, परंतु कभी कभी किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। वेद से ग्रामर नहीं आया, वेद से ही ग्रामर आया है। हाँ, लोग वेद में व्याकरण की चर्चा है तो बाद में ये तो श्रुति से ही हुआ है, कोई लिख के तो नहीं। जैसे 4 वेद है, तो श्रुति है। श्रुति। श्रुति परंपरा से पाणिनि तक पहुंची, एक पॉइंट के बाद में लिखना भी शुरू किया होगा। हाँ, तो व्याकरण उसकी वेद की भाषा का विश्लेषण करने के लिए वस्तुतः व्याकरण की रचना हुई इसलिए है कि वेद को समझा जा सके। लौकिक संस्कृत सीखने के लिए व्याकरण की रचना नहीं हुई है। व्याकरण तो जो ऑलरेडी जो भाषा Exist बोली करती जाती है थी। ना, उसके पीछे आइडियाज क्या है, लैंग्वेज के पीछे, उसके लिए है। डिस्क्रिप्टिव है ये ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स है कि जो हम भाषा पहले से ही बोलते हैं उसका विश्लेषण करने के लिए है। संस्कृत कोई भी व्याकरण से भाषा सीखता नहीं है वास्तव में। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में ना व्याकरण का सामान्य बोध करा देते तो उससे लाभ होता है, परंतु उससे भी अच्छी स्थिति ये होती है कि लाइव लैंग्वेज सीखा जाए। क्योंकि छोटे बच्चे तो वैसी लैंग्वेज सीख जाते हैं ना। व्याकरण बाद में स्कूल में सिखाते हैं, पर वो हिंदी बोलने लग जाते हैं। मैं पुणे यूनिवर्सिटी में 2 साल के लिए गया था। मेरी बच्ची 3 साल की थी, 2.5-3 साल की। तो मैं 2 साल तक पूरा रहा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि जो भी मिलता मुझसे हिंदी बोलना शुरू कर देता था। मैं किसी से मराठी सुन ही नहीं सकता था। मराठी भी मेरे से साथ आकर के हिंदी प्रैक्टिस करता था, कोई भी मराठी व्यक्ति। पर मेरी बिटिया उसमें थी, पालना घर कहते हैं ना उसमें, क्रैच। सर 6 महीने में वो बिल्कुल अच्छी मराठी सीखने लगी थी। तो और उसको व्याकरण सिखाओ, तो व्याकरण सीख करके तो भाषा सीखता है। यानी संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्मः। पाणिनिः अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य रचयिता आसीत्। अस्तु, अष्टाध्यायी ग्रन्थे, इसका अर्थ क्या? ग्रन्थे अष्टाध्यायी ग्रन्थे कति अध्यायाः सन्ति? पूर्णं वाक्यं वदतु। अष्टाध्यायी ध्यायी ग्रन्थे ग्रन्थे अष्टम अष्टः खंडः खण्डः अध्यायाः अध्यायाः सन्ति। आसीत् सन्ति सन्ति। सन्ति अष्टाध्यायी अधुना अपि अस्ति। अधुना अभी अस्ति तो अस्ति। अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य रचयिता महर्षिः पाणिनिः अस्ति। शृण्वन्तु, पुनः पुनः शृण्वन्तु। अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य रचयिता महर्षिः पाणिनिः अस्ति। अष्टाध्यायी ग्रन्थे कति अध्यायाः सन्ति? 8 अध्यायाः सन्ति। अब एक बात चलते चलते बता दूं, 8 अध्याय की जगह 8 अध्याय भी कह सकते हैं। 8 अध्याय। ये थोड़ा सा इरेगुलर फॉर्म है। 8 अध्यायाः सन्ति। अस्तु, अष्टाध्यायी ग्रन्थे 8 अध्यायाः। अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी ग्रंथे अष्टौ अध्यायाः सन्ति। अस्तु, अष्टाध्यायी ग्रंथे कति पादाः सन्ति? 4 सहस्राणि सूत्राणि सन्ति। सूत्राणि सन्ति। पादाः एकस्मिन् अध्याये 4 पादाः भवन्ति। एकस्मिन् अध्याये 4 पादाः सन्ति। अस्तु, अष्टाध्यायी ग्रंथे कति अध्यायाः सन्ति वदन्तु? 8 अध्यायाः सन्ति। प्रत्येकम् अध्याये 4 पादाः सन्ति। 4 अंदाज करिए क्या हो सकता है? 4,000 नहीं, 4 में 4 4 फिर 5 4 सिर्फ मतलब ऐसे अष्टाध्यायी ग्रंथे 8 अध्यायाः सन्ति। प्रथम अध्यायः, द्वितीयः अध्यायः, तृतीय अध्यायः, चतुर्थः अध्यायः, पंचमः अध्यायः, षष्ठः सप्तमः अध्यायः, सप्तमः अध्यायः, अष्टमः अध्यायः। अस्तु, अवगतम्? आम् आम्। अस्तु, प्रत्येकम् अध्याये 4 पादाः सन्ति। प्रथमे अध्याये 4 पादाः, द्वितीये अध्याये 4 पादाः, तृतीये अध्याये 4 पादाः, चतुर्थे अध्याये 4 पादाः, पंचमे अध्याये 4 पादाः, षष्ठे अध्याये 4 षष्ठी अध्याय षष्ठम नहीं होता, ये षष्ठे सप्तमे सप्तमे अध्याये 4 पादाः, अष्टमे अध्याये 4 पादाः। अस्तु, 32 द्वा माने 2 और 63 माने 300 नहीं सर, 63 माने 30 और द्वा माने 32 60 नहीं, द्वा 33 32 अच्छा 32 32 त्रिंशत् द्वा 33 है ना सर। अस्तु, तो अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनां महर्षिः पाणिनि अकरोत्। अस्तु, अष्टाध्यायी ग्रंथे 8 पादाः सन्ति। अष्टाध्यायी ग्रंथे 33 पादाः पादाः सन्ति। सन्ति। अष्टाध्यायी ग्रंथे कति सूत्राणि सन्ति? 4 शस्त्र 4 सहस्राणि सूत्राणि सन्ति। ठीक है सर, इसका मतलब 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं। अस्तु, हाँ, पाणिनिः महान् वैयाकरणः आसीत्। अस्तु, महर्षिः पाणिनिः एकः महान् वैयाकरणः, बोलिए वैयाकरणः आसीत्। अस्तु, पाणिनेः मृत्युः कथम् अभवत्? कथम माने किस प्रकार से? अत्र अस्मिन् विषये का मतलब इस विषय के बारे में, इस विषय में एका किंवदंती अस्ति। किंवदंती किसे कहते हैं सर? किंवदंती, ऐसी किंवदंती है। अंग्रेजी में क्या शब्द होता है पता नहीं। किंवदंती माने जिसको there is no certainty, सर्टेनिटी नहीं, there is uncertainty, हियर से या कुछ होता है ना सर? Here से। हाँ, सुना है। हाँ। हियर से है ना। yes इसको किंवदंती कहते हैं, प्रूफ नहीं है। पाणिनि की मृत्यु के संबंध में एक किंवदंती है कि पाणिनि को सिंह ने मार दिया था। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः। पाणिनेः प्रियान् प्राणान् कः अहरत्? अहरत् माने हर लिया, तो उसमें है सिंहः। अस्तु, सिंहः पाणिनेः प्राणान् अहरत्। तो मतलब ठीक है ना, तो ये ठीक है जी, तो वो तो बंदा ठीक है।
ऐसे होता है लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड Okay. अस्तु माने अर्जुन माने इज इट राइट, इस तरह अस्तु अस्तु ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से अस्तु। आम माने yes. जी जी हाँ यस, आम माने स्वीकृति है। एक अस्तु माने क्वेश्चन हो सकता है, अस्तु माने आप भी कह सकते हैं हाँ जी हाँ अस्तु ठीक है, ऐसे ही। तो अथ शब्द से कहा अर्थ, एक अर्थ मांगलिका, एक अर्थ तदनंतर और इसके पश्चात तदनंतरम अस्तु। अष्टौ इति शब्द से कहा अर्थ आठ आठ, अष्टौ अध्यायाः सन्ति, जोर से बोलिए। अष्टौ अध्यायाः सन्ति। अस्तु। अधुना, अधुना माने एतदनन्तरम् अहम् अल्पः समयः अस्ति, अहं योगदर्शनस्य विषये किमपि वदामि। अस्तु। योगदर्शनस्य रचयिता, आप सब बोले। योग दर्शनस्य रचयिता पतंजलि, महर्षि पतंजलि आसीत्। अस्तु। योगदर्शने कति पादाः सन्ति, अध्यायः नास्ति। योगदर्शनस्य विभाजनं, देखिए योगदर्शनस्य विभाजनम् अध्याये नास्ति। यथा अष्टाध्यायी ग्रंथस्य विभाजनम् अध्यायेषु अस्ति। अध्यायेषु माने अध्यायों में है। अध्याय का चैप्टर होगा। हाँ। तो पाद को क्या बोलते हैं? सेक्शन। नहीं, कई बार चैप्टर को डिवाइड करने के लिए ना कुछ लोग Subsection. डायरेक्ट पाद कह दिया। इसमें 4 पाद हैं, एक ही अध्याय समझ लीजिए, अध्याय नहीं है। मतलब योग दर्शन में तो कुल मिलाकर के 195 सूत्र हैं। इसमें प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, इतना ही है बस। कभी कभी क्या करते हैं, ग्रंथों का विभाजन अध्यायों में होता है, फिर उन अध्यायों को फिर पादों में विभाजित कर देते हैं, अच्छा, उसका सब डिवीजन पाद। उसका सब डिवीजन है। कुछ लोग जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं उसका विभाजन डायरेक्ट पाद में है। ठीक है ना। अस्तु। संस्कृतं शृण्वन्तु। हाँ? संस्कृतं शृण्वन्तु। योगदर्शनस्य कर्ता कः आसीत्? महर्षि पतंजलिः आसीत्। महर्षिः पतंजलिः कस्य केषां सूत्राणां निर्माणम् अकरोत्? सर भवन्तः वदन्तु। योगसूत्राणां। योग सूत्राणां। योग दर्शने कति सूत्राणि सन्ति? 195 सूत्राणि सन्ति। अच्छा, प्रथम पादस्य नाम किं वर्तते? योग दर्शनस्य विभाजनं पुनः कथयामि, पुनः अहं कथयामि। योग दर्शनस्य योग सूत्राणां विभाजनं पादेषु वर्तते। कति पादाः सन्ति? 4 पादाः सन्ति। कति सूत्राणि सन्ति? 195 सूत्राणि सन्ति। प्रथमस्य, पूजा जी, प्रथमस्य पादस्य नाम किम् अस्ति? साधना। न, समाधिपादः। समाधि। प्रथमपादस्य नाम किम् अस्ति सर? समाधिपादः। समाधिपादः। साधना। समाधिपादे कस्य वर्णनम् अस्ति? समाधेः वर्णनम् अस्ति। समाधेः स्वरूपं किम्? संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। लास्ट स्टेप है समाधि तो के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में वो लिखी। प्रथम पादे कस्य चर्चा वर्तते? समाधि। समाधि की, इसके लिए क्या बोलते हैं? समा समाधेः, षष्ठी का रूप है सर, समाधेः। हरि का क्या है? हरेः। मुनि का? मुनेः। तो प्रथमे पादे समाधेः वर्णनम वर्तते। समाधेः स्वरूपं किं? समाधेः लक्षणं किं? मोक्ष प्राप्ति निर्वाण। समाधेः उपायाः के माने कौन से? इत्यादीनां विषयाणां चर्चा अस्ति। कस्मिन् अध्याये वदन्तु? समाधि। कस्मिन् पादे? समाधिपादे। योगदर्शनस्य समाधिपादे, प्रथमपादे समाधि नामके
समाधि नामके प्रथमपादे समाधिविषयस्य चर्चा वर्तते। अस्तु, द्वितीयपादस्य नाम किम् अस्ति? साधना साधना, साधना नहीं है, साधन, साधन पादः, साधन पादः। तत्र कस्य विषयस्य वर्णनमस्ति अजय महोदय? साधन, कस्य साधनानां वर्णनमस्ति? समाधि, समाधेः साधनानां वर्णनम् अस्ति। अस्तु, तृतीयपादे कस्य विषयस्य वर्णनं वर्तते? हाँ, तृतीयपादस्य नाम विभूतिपादः वर्तते। अहं लिखामि, हाँ, भवन्तः पश्यन्तु। प्रथमपादस्य नाम किं वर्तते? समाधिपाद, समाधिपादः। अस्मिन् पादे कस्य विषयस्य वर्णनं वर्तते? समाधिविषयस्य। अस्तु, द्वितीयपादस्य नाम भवन्तः अपि वदन्तु, मया सह संस्कृतेन वदन्तु। द्वितीयपादस्य नाम किम् अस्ति? साधनपादः। अस्तु, अत्र कस्य विषयस्य वर्णनं वर्तते? समाधेः साधनानां वर्णनं वर्तते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये समाधि के साधन है ना, स्टेप्स, साधन। अच्छा, तृतीय पादस्य नाम किं वर्तते? विभूतिपादः। तो प्रथमपादः समाधिपादः, द्वितीयपादः साधनपादः, तृतीयपादः विभूतिपादः। अन्तिमस्य पादस्य नाम किं वर्तते? कैवल्यपादः। अस्तु, कैवल्य। अस्तु, अहं पुनः वदामि, भवन्तः संस्कृतं शृण्वन्तु। श्रवणेन एव भाषायाः बोधः भवति, न तु अध्ययनेन। बारं शृण्वन्तु, बारं यथा कथमपि वदन्तु। अस्तु, महर्षि पतञ्जलि प्रणीते योगशास्त्रे चत्वारः पादाः सन्ति। प्रथमपादः, द्वितीयपादः, तृतीयपादः, चतुर्थपादः। प्रथमपादे समाधेः वर्णनं वर्तते, द्वितीयपादे साधनानां वर्णनं वर्तते, तृतीयपादे विभूतेः वर्णनं वर्तते। विभूति किसे कहते हैं सर? समाधि को सिद्ध करने के पश्चात मेरे व्यक्तित्व में कुछ विभूतियाँ पैदा हो जाती हैं, कुछ सिद्धियाँ पैदा हो जाती हैं, कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर जाता हूँ मैं, विशेष रूप से। जैसे सर, जिस विषय पर मैं ध्यान केंद्रित कर देता हूँ उस विषय का समग्र बोध मुझे हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टार है, चंद्रमा है, मान लीजिए कोई नक्षत्र है, उस नक्षत्र पर वैज्ञानिक भी तो ध्यान लगाता है। योगी का ध्यान तो वैज्ञानिक के ध्यान से सहस्र गुना इंटेंस होगा। तो वैज्ञानिक क्या करता है? उस विषय को जानता है। सामान्य व्यक्ति को तो केवल ये पता है कि स्टार है। वैज्ञानिक को स्टार का निर्माण कैसे हुआ है, वो स्टार कितना दूर है, इसका ज्ञान हो सकता है। परंतु योगी को उस से संबंधित समस्त पक्षों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए मैं एक बात कह रहा था ना कि साधारण मनुष्य तो साधारण मनुष्य है, योगी किसी विषय पर अधिक देर तक ध्यान केंद्रित करता है। और जो वैज्ञानिक, कुल मिलाकर के क्या है सर, जैसे ये चेयर है ना, सामान्य व्यक्ति के लिए क्या होता है? ये चेयर बैठने का यंत्र। चित्त जो गया चेयर तक, उसको चेयर के अस्तित्व की सूचना भर मिलती है, एक सामान्य आइडिया मिलता है कि ये चेयर है। he just gathers an idea of the presence of the chair. अच्छा, क्योंकि वो गया, उसके बाद उसका मन चेयर से हट करके यहाँ चला गया, लैपटॉप में चला गया, फिर पुस्तक में चला गया। वो कितने देर तक ठहरता है एक विषय पर? क्षण भर। आपने विषय को इतना टाइम कहाँ दिया कि वो अपने आप को उद्घाटित कर सके? विषय के साथ आपकी मुलाकात क्षण भर की होती है। क्षण भर में आपने विषय को ये अवसर कहाँ दिया कि अपने व्यक्तित्व को आपके सामने उद्घाटित कर सके? आप तो दूसरे विषय तक पहुँच गए, ठीक है ना। और वैज्ञानिक क्या करता है? उस विषय
तक अपने केंद्र को, अपने मन को केंद्रित करता है और बहुत देर तक एक ही विषय में रमा रहता है, तो अपेक्षाकृत अधिक समय विषय को वैज्ञानिक देता है। इसलिए वह विषय अपने आप को पर्याप्त रूप से उद्घाटित कर देता है वैज्ञानिक के समक्ष। इसलिए वैज्ञानिक को इस चेयर के घटक तत्वों का भी ज्ञान हो जाता है। और योगी का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत गहन है। तो योगी की जो डूबन है ना विषय के साथ, वो समग्र है। जब डूबन समग्र है तो इस चेयर का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं रहेगा जो उसके लिए अननोन रहेगा। इसलिए 3 शब्द हैं। एक शब्द है ज्ञात। सामान्य मनुष्य को चेयर का अस्तित्व केवल ज्ञात होता है, याद रहे ना। और वैज्ञानिक के लिए ये प्रकृष्ट रूप से प्रज्ञात होता है। बोलिए। प्रकृष्ट रूप से ज्ञात होता है। कॉमन मैन क्या करता है? विषय को जानता है, सामान्य ज्ञान है उसका, उसके लिए विषय ज्ञात होता है सर, है ना? जनरल आइडिया होता है विषय के बारे में। और वैज्ञानिक के लिए वह ज्ञात नहीं होता है, बल्कि प्रकृष्ट रूप से ज्ञात होता है। और सर सन्यासी के लिए आप सब ने शब्द सुना है, योगी के लिए वह विषय क्या होता है? मैंने कहा ना, उसका डूबन समग्र है, उसकी निमग्नता समग्र है। इसलिए उसके लिए केवल ज्ञात नहीं होता विषय, उसके लिए केवल प्रकृष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता है, उसके लिए सम्यक रूप से और प्रकृष्ट रूप से ज्ञात होता है। इसलिए उसकी समाधि का नाम क्या है? संप्रज्ञात समाधि। संपूर्ण रूप से जानने, समग्रता के साथ, प्रकृष्टता के साथ ज्ञात होता है विषय। ठीक है ना पूजा? इसलिए इसकी समाधि संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि में जिस वस्तु पर मैं समाहित होता हूँ उसका समग्र ज्ञान मुझे होता है। इसीलिए अगर मैं पक्षियों के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करूं या किसी मनुष्य को देख लूं, बिल्कुल क्या कर देते हैं उसको, वो कर लेना, पूरी तरह से रीड कर लेता हूँ आदमी को। कोई एक शब्द है ना जिसको बहुत उसको कर लेना, कंप्यूटर में किसमें एक शब्द है ना, स्कैन कर लेता हूँ पूरी तरह से उसको। तो उस व्यक्ति को देख करके, उसके हाव भावों को देख करके मुझे ये पता लग जाएगा कि इसका पिछला जन्म कहाँ था। तो सम्यक रूप से कहते हैं प्रज्ञान में केवल वहीं तक सीमित है। और सम्यक का मतलब है इसका जो कनेक्शन, इसका जो इंटररिलेशनशिप है सब, दैट मींस समग्र रूप से, होलिस्टिक वो भाव आता है। मतलब मान लीजिए कि ये इस चेयर का इस प्रकोष्ठ में विद्यमान अन्य वस्तुओं के साथ क्या संबंध है, इस चेयर का कारण तत्व क्या है, यह चेयर कब तक बना रहेगा, है ना, इसके संबंध में यही थोड़ी कम। हाँ जी सर। तभी तो सिस्टम। और ये भी चेयर है, ये भी चेयर है, पर इसमें नीचे कुछ अलग लगा है उसमें। अब ये हम कहते हैं ना कि यह इससे अलग है, तो ये अलगता क्या है, ये भी ज्ञान हो जाता है। कुल मिलाकर के योगी का ज्ञान समग्र होता है। इसलिए योगी जिस विषय को भी जानता है उस विषय का संप्रज्ञान होता है, उसको विषय उसके लिए संप्रज्ञात होता है। तो योग दर्शन उसका कैसे करना है वो साधन बताता है। एक तो ये है सर, जैसे मैं इस पुस्तक पर अपने ध्यान को लगा दूँ, अभी इस पर और चर्चा करूँगा, संस्कृतेन वदिष्यामि। हाँ, इदं पुस्तकमस्ति, अत्र मम मनः गच्छति, मम मनः अत्र स्थिरं भवति, अत्यन्तं स्थिरं भवति, अनन्तरम् अस्य समग्रबोधः जायते, ये कह रहा हूँ ना। परंतु अभी एक बात और कहना है मुझे, तो ये जो समाधि है जिसमें विषय का समग्र ज्ञान होता है, वह समाधि ऑब्जेक्टिव समाधि है कि नहीं? कंटेंट तो है ना उसमें। संप्रज्ञात कहते ही समथिंग इज देयर टू बी नोन, तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट समाधि है ये, ऑब्जेक्टिव समाधि है। इसमें कुछ न कुछ समाधि में ध्यान का कोई न कोई विषय है, ध्यान का कोई न कोई विषय है, तभी तो सर संप्रज्ञात है।
संप्रज्ञात शब्द में ही यह सूचना है कि ध्यान का कोई ना कोई कंटेंट है, ऑब्जेक्ट है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन। क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन, कंटेंटफुल मेडिटेशन, इसको ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं चित्त को पूरी तरह से विड्रॉ कर लूँ और माइंड जो है स्टिल हो जाए। अब कल्पना करें, अब मेरे मन में कोई विषय नहीं है, मेरा मन क्या हो गया? निर्विषय हो गया। तो कोई विषय जानने के लिए बचा ही नहीं है, तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी, पहले तो मुझे आलम्बन की ज़रूरत थी, मेरे चित्त को आलम्बन की ज़रूरत, आलम्बन समझते हैं ना, किसी न किसी को पकड़ने की ज़रूरत थी। मेरे चित्त को ठहरने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। आप बताइए, कभी भी बिना विषय के हमारा चित्त रहता है? नहीं रहता है, कुछ न कुछ चलता ही रहता है दिमाग में, है ना। तो चित्त जो है हमेशा किसी न किसी विषय में लटका रहता है, आलम्बन चाहिए उसको। जैसे मेट्रो में ये चाहिए ना आलम्बन। अब हमारे आचार्य जी एक पतंजलि योगपीठ में, वो सर पिछले 6 महीने से समाधि में उसमें चले गए थे। समाधि में नहीं कहना चाहिए, मौन में। स्वामी रामदेव जी के गुरु जी, तो वो मौन में चले गए थे वो। और 6 महीने में से 100 दिन उसको अदृश्य मौन कहते हैं। अदृश्य मौन में क्या होता है सर? आप भी किसी को नहीं देखते हैं और आपको भी कोई ना देख सके, ऐसा प्रयास किया जाता है। एक कमरे के अंदर बंद हो गए, सारी व्यवस्था आपके लिए अंदर है, आप किसी को भी नहीं देखोगे, आपको भी कोई नहीं देखेगा। इसको अदृश्य मौन कहते हैं। खाना पीना अंदर से चला जाता है, फिर वो कर देते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हाँ, एक तरह से ध्यान में चले गए, अपने आप को इतना कन्फाइन कर लिया कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। ये आइडिया रहा होगा ना। फिर मैंने कहा कि आचार्य जी आपने इतने 6 महीने तक कैसे रहे? तो उन्होंने मुझे कहा किताबें, एक पुस्तक लिख रहा था, मैं बोल नहीं रहा था, एक संन्यास धर्म पर उन्होंने कोई किताब लिखी है, मेरे को भेजी है, आपको दिखाऊंगा। तो हाँ, वो तो 65 साल की, मेरी रोज़ सुबह पाती थी। वो जो मेरे को टीवी में आते हैं, वो टीवी में आते नहीं, साफा हाँ, वो साफा से रोज सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे प्रद्युम्न आचार्य प्रद्युम्न जी, हाँ, प्रद्युम्न जी मेरे साथ रोज सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। वो गुरु नहीं है, कौन? स्वामी रामदेव जी के वो गुरु नहीं है। स्वामी रामदेव जी के 3 गुरु हैं। एक तो इनके पास पढ़े हैं 15 साल की उम्र में, 3 साल रहे इनके पास। फिर एक आचार्य बलदेव जी थे, उनके पास चले गए थे। फिर संन्यास के कोई और गुरु थे, सन्यास को शंकर देव जी थे, वो संन्यास के गुरु थे। इनको लेके कुछ कंट्रोवर्सी। हाँ, controversy। तो ये आचार्य जी तो स्वामी जी के साथ ही रहते हैं, बिल्कुल ही साथ रहते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़े वैयाकरण हैं। तो इनके साथ मुझे ये अवसर मिलता है, रोज़ सुबह 1.5 घंटे मेरे साथ। शंकर भाष्य मैंने पढ़ा, वेदांत उनके साथ करते हैं, मैं पढ़ के तैयार करता हूँ, फिर उनको मैं बताता हूँ, फिर शेयर करते हूँ। तो पिछले 6 महीने से वो मौन में थे। फिर अचानक एक दिन फ़ोन आ गया, तो मैंने पूछा उनको, वो कह रहे थे कि इसमें मतलब मैं एक ग्रंथ लिखा मैंने, वो तुमको भेजा है मैंने। कुल मिला कर मैंने कहा, ये तो गुरुजी आलम्बन तो हो ही गया ना कोई ना कोई। बोले हाँ, उस स्थिति में जब आप किसी भी आलम्बन से नहीं रहोगे, अगली बार प्रयास करूँगा, ऐसा कह रहे थे। बिना कुछ किए मैंने ऐसे करेंगे, कहते बहुत कठिन है। तो अभी तो सालम्बन समाधि है, बाद में प्रयास करूँगा कितना हो पाता है, ऐसा कह रहे थे। तो उसको क्या बोलेंगे उस समाधि को? वो समाधि जैसे सर, समाधि करते करते ना, जब आप देखिए कि आपका कंसंट्रेशन का स्तर क्या है, इस पर डिपेंड करता है ना। मैं इस पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करूँ, 3 शब्द हैं सर, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, उससे भी पहले एक शब्द है प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रत्याहार का मन की प्रकृति क्या है? विषय दर विषय भटकता रहता है। अब आपने कृत्रिम रूप से यह निर्णय कर लिया है कि मन को मुझे विषय दर विषय भटकने नहीं देना है। अब एक कृत्रिम उपाय क्या है कि मन को मैं सबसे पहले विड्रॉ करूँगा। मन को मैंने विड्रॉ कर लिया। बच्चा बार बार फुदक करके बाहर भाग जाता है ना। ऐसे में बच्चे को आप अंदर ले आए और आपने कुंडी लगा दी, है ना। उसके बाद बच्चे को कुछ न कुछ तो दोगे आप, बच्चा ऐसे नहीं बैठने वाला है।
अगर ऐसे बैठेगा भी ना तो शरारत करेगा, मम्मी से मजाक करेगा, पर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो है। तो बच्चे को आप खिलौना दे दो, फिर तो जब तक इसके साथ खेलता रहे। धारणा देखी। हाँ, पहले तो आपने क्या किया, प्रत्याहार किया। प्रत्याहार का लिटरल मीनिंग है सर विड्रॉल, है ना, विड्रॉल किया। उसके बाद वो जो विड्रॉन माइंड है उसको कहीं ना कहीं तो एस्टैब्लिश करेंगे ना, स्थापित करेंगे। तो धारणा का मतलब है स्थापना, स्थापना सर। तो प्रत्याहार हुआ और स्थापना हुई। उसके बाद एक विषय में केंद्रित कर दिया आपने। उसके बाद मन को कहा कि बिल्कुल मत भटकना, उसी विषय के साथ बने रहना। अभी मैंने आपको क्या कहा था, प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान। ज्ञान। और एक शब्द है एक तानता। एक तानता माने एक रूपता, एक तानता, एक रूपता, एक तानता, एक रूपता। तो प्रत्ययिकतानता ध्यानम, जिस विषय में अपने मन को स्थापित कर दिया गया है उस विषय के ज्ञान के साथ बना रहना, उसकी नॉलेज के साथ, उसके कॉग्निशन के साथ कंटिन्यू करना। इसका मतलब दूसरा किसी विषय में ना जाना। उस कॉन्टिन्यूएंस या उस कॉन्टिन्यूटी को क्या कहते थे, मन की उस कॉन्टिन्यूटी को एक ऑब्जेक्ट के साथ, उसको ध्यान कहते हैं सर। एक तांता, एक तांता सूत्र है। आप सब अब इतनी संस्कृत तो अच्छी तरह से सीख गए हैं कि हम डायरेक्ट अगर योग सूत्र को मैं ले आऊँ ना तो आप समझ सकते हैं। अस्माकं समयः जातः, हाँ अस्तु, प्रत्ययिकतानता ध्यानम। तो एक तो बताया मैंने प्रत्याहार है ना, और एक है धारणा। प्रत्याहार को छोड़िए और पहले धारणा। धारणा के पश्चात ध्यान। ध्यान, और ध्यान के पश्चात समाधि। इस पर चर्चा फिर करेंगे। इन तीनों का एक कॉमन नेम है सर, इन तीनों का, इन तीनों को संयम कहते हैं। अस्तु, अगर मैं आप कहूँ, मैं कहूँ कि देखो मन का प्रत्याहार कीजिए, तो इसका मतलब क्या है, विड्रॉ को विड्रॉ कर लीजिए। मन को कुर्सी में धारित कर दीजिए, धारणा। धारणा है। मन में ध्यान लगाइए, कुर्सी पर ध्यान लगाइए, ध्यान हो गया। और कुर्सी पर समाधि लगाइए, ध्यान और इंटेंसिफाइड हो गया है। इसकी जगह तीन शब्दों का प्रयोग करूं, इसकी जगह मैं ये कह सकता हूं, कुर्सी को अपने संयम का विषय बना लीजिए। कॉमन, इसका मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों कुर्सी पर कीजिए, है ना। तो अगर मैं कहूँ मेरा चित्त ताजमहल पर संयमित हो गया, इसका मतलब मैंने मन को विड्रॉ करने के पश्चात वहाँ जा मन को स्थापित किया, स्थापित करने के पश्चात उस पर ध्यान लगाया, उसके बाद उसमें समाधि लगाई। इन तीनों का कॉमन नेम क्या है, संयम। ध्यान और समाधि में इंटेंसिटी का फर्क है क्या है? इसमें अगली बार इस पर अच्छी तरह से चर्चा करूँगा। समाधि में ऑब्जेक्ट और जो ध्यान कर रहा है वो एक हो जाते हैं, फिर ये नहीं रहता कि कुछ अलग है, वही हो जाता है। इस पर बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है सर। अस्य यदा अहं संस्कृतं पाठयामि, यदि विषयः एतादृशः भवेत् तर्हि आनन्दः अपि भवेत्, संस्कृतपठनस्य आनन्दः भवेत्। तो एतेषां त्रयाणां शब्दानाम् एकः नाम किं वर्तते, संयमः। तो त्रयं माने थ्री, एकत्र, त्रयम् एकत्र संयमः। अस्तु, एवं अस्तु अहं सूत्राणां पठनं करोमि। योगसूत्रे कति पादाः वर्तन्ते वदन्तु। द्वात्रिंशत्। न, योगशास्त्रे कति पादाः सन्ति। प्रथमः प्रश्नः, योगसूत्राणां विभाजनं कथम् अस्ति। पादेषु विभाजनम् अस्ति। योगशास्त्रे कति पादाः सन्ति। चत्वारः पादाः सन्ति। अस्तु, योगशास्त्रे कति सूत्राणि सन्ति।
सूत्राणि सन्ति योगशास्त्रस्य रचनां कः अकरोत् योग शास्त्रे पूरा रचना महर्षि पतंजलि पतञ्जलिः अकरोत् अच्छा योग दर्शनस्य योगशास्त्रस्य प्रथमस्य पादस्य नाम किम् अस्ति प्रथमपादस्य नाम समाधिपादः अस्ति समाधिपादस्य प्रथमं सूत्रं किम् अस्ति अथ योगानुशासनम् अस्तु इदं सूत्रम् अस्ति अथ योगानुशासनम् अथ इति एकं पदं योगानुशासनम् इति एकं पदं परन्तु योगानुशासनम् इति समस्तपदं समस्तपद माने कंपाउंडेड फॉर्म है तत्र पदद्वयम् अस्ति योग अनुशासनम ठीक है इन्होंने तभी बड़े-बड़े जैसे आप बोल रहे थे कि अलग-अलग सेंटेंस से ब्रेक नहीं करते जैसे आप बता रहे हैं कि बादल ट्रांस जाता है वो पूरा एक नहीं वो तो केवल एक फिलोसॉफिकल लेवल पर है इसमें तो शब्द है ही है अथ योगानुशासनम स्प्लिट दिस सूत्र इनटू क्या कहना चाहिए जो इनटू द वर्ड्स तो वर्ड्स का एक वर्ड क्या है अथ एक वर्ड क्या है योगानुशासनम योगानुशासनम एक कंपाउंडेड फॉर्म है इसमें दो शब्द हैं योग और अनुशासनम अब यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाता है योग किसे कहते हैं योगः समाधि और उसका नाम योगः चित्तवृत्ति निरोधः अस्तु योगशास्त्रस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं किमस्ति अथ योगानुशासनम् द्वितीयं सूत्रं किमस्ति योगः चित्तवृत्ति बोलिए ना योगः चित्तवृत्ति संधि करके योगश चित्तवृत्ति निरोधः अस्तु तृतीयं सूत्रं किमस्ति तदा सर बोलिए तदा 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 बोलिए सर तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम तदा माने कदा जब समाधि सिद्ध हो जाती है जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है तो दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है सर आजकल वो ग्रंथ पढ़ रहा हूँ मैं वो किताब 5-7 पेज ही पढ़े हैं मैंने अभी द पावर ऑफ नाव तो 4-5 पढ़े प्योर वेदांत है 3-4 पेज पढ़े हैं मैंने राइटर एकार्ट टोले हैं बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है इस समय दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पावर ऑफ नाउ इज वेरी वेरी तो मुझे उन्होंने गुरु जी ने कहा आचार्य जी ने कहा इसको खरीदो और मेरे साथ पढ़ो एक हार्ट ईसी के आचार्य जी ने ही मुझे कहा कि ये ग्रंथ वो तो बहुत ज्ञानी है तो वो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ो और मेरे को भी बताओ पढ़ाओ या प्योर वेदांत है और कोई बहुत सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में लिखा है The power of now. The power of now. NOW. कहाँ से ले सकते हैं सर? जी सर जो वैदिक गुरुकुलम है ना सर मैं वैदिक गुरुकुलम में जाकर के मैंने 1 महीने तक वहाँ वर्कशॉप दिया था फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी वेदांत पर नाम सर कारिका पर और न्याय दर्शन ECKHART वो सब के सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं सर, बहुत ही जो आधे तो सन्यासी बन गए अभी सन्यासी बन गए पतंजलि योग पीठ में एक वैदिक गुरुकुलम है आप आस्था चैनल देखते होंगे ना शाम को उसमें कुछ ब्रह्मचारी लोग अब तो उनमें से आधे लोग सन्यासी हो गए तो क्या उसमें मतलब आपका है क्या? नहीं मुझे बुलाया था उन्होंने एक बार अच्छा लगभग मैं 1.5 महीने वहाँ जा करके एक वर्कशॉप दे चुका हूँ योग न्याय दर्शन पर और वेदांत दर्शन पर सर वहाँ पे नहीं हाँ नहीं जेन्युइन है वैसे मैं तो रह के आया हूँ वहाँ मतलब ऐसी कोई समस्या है नहीं तक तो ऐसी कोई दिक्कत है वैदिक चैनल है ना वैदिक चैनल आता है उनका उस वैदिक चैनल में बोलने वाले आधे से ज्यादा वो लोग बहुत बोरिंग है वो जो हाँ बोलते हैं वो ना, क्लासरूम टीचिंग टाइप हाँ, की है वो उसमें प्रतिनिधि आते हैं आचार्य जी उसमें भी आते हैं संस्कार में भी आते हैं और वो आचार्य प्रद्युम्न जी एक जाना माना नाम है और उनके शिष्यगण कई यूनिवर्सिटियों में हैं हमारे यहाँ कई सारे लोग प्रोफेसर ने उनके तो पढ़ाए सर ये वाले जो लोग होते मुझे भी हैं सर 30 साल पहले पढ़ाया था उन्होंने तो ये वाले जो लोग होते हैं जो ये सब पढ़ते हैं ये सब सिर्फ संस्कृत और वेद वगैरह पढ़ते हैं मतलब ये सब जितने मतलब वेद ये पुराण ये सब सब चीजें पढ़ते हैं
नहीं, अब इस पर डिपेंड करता है ना, जैसे जो संस्कृत की परंपरा में जो पढ़े हैं वो कई दर्शन पढ़ते हैं, उनमें से योग दर्शन का अध्ययन का विषय होता है। पर योग एज ए फिलोसफी तो आज दुनिया के लोग पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं। इसके लिए संस्कृत का गंभीर ज्ञान आवश्यक है नहीं वास्तव में, ये तो विषय है, कोई भाषा थोड़ी है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान, बिल्कुल आपको संस्कृत ना आए फिर भी आप योग दर्शन के एक्सपर्ट हो सकते हैं। पर सर फिर वही बात होती है ना, फिर आप लोग ये बोलते हैं कि जो संस्कृत में जो लैंग्वेज, जो एक वो वर्ड जो डिपेक्ट कर रहा है मीनिंग, और वो आप ट्रांसलेट कर दो तो अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है ना, पर इन शब्दों से आपको परिचय दे दिया जाता है ना। कोई भी केमिस्ट्री का भी जो शब्द है उससे उसकी पारिभाषिकता क्या है वो बता दिया जाता है ना, उसके बाद फिर वो कन्वे हो जाता है। तो मुझे अवसर मिला था तो मैंने जा करके, मुझे बहुत अभ्यास लाभ भी हुआ अच्छे अच्छे लोगों के बीच में चर्चा करने से। वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे सारे। ये उनकी संपत्ति है, मुझे दे तो दिया उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अब पता नहीं वो बीच बीच में कुछ ऐसे एडिट तो करना मुझे आता नहीं, तो लेकिन सर वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, जैसे आपको उनका दे तो दूंगा अपना चैनल आपको है। दे दूंगा मैंने पूरा वेदांत सार पढ़ा रखा है, सर प्लीज वेदांत सार। और हमें कैसे मिलेगा? काफी मैं आपको दिखा दूंगा, आपको ये भी बोरिंग लगेगा वैसे तो। नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। लेकिन सर आपने यहाँ सर ऐसा, यहाँ भारतीय विद्या भवन में योग दर्शन पर एक वर्कशॉप करवा दीजिए 10 दिन का। मैं पूरा योग दर्शन बहुत गंभीरता के साथ, उसकी जो फिलॉसफी है ना, सर करवा पूरा दीजिए। मैं नहीं करवाना क्या सर, अब सब बट डिसाइड करो ना जिस दिन आना शुरू सर, करेंगे ये मतलब 10 दिन शाम के टाइम या सुबह के टाइम, अगर 2-2 घंटे 2.5 घंटे होना पड़ेगा, पर पूरा योग दर्शन का विषय ना, मैं बिल्कुल उसके पीछे उसके जो एक एक वाक्य जो उसकी टीकाओं में जो है उस पर मैं चर्चा कर सकता हूँ। मुझे बहुत प्रिय है। एक हफ्ता, जी सर, एक हफ्ता या 10 दिन? मतलब 10 दिन का, एक हफ्ते का अगर करते हैं ना तो हमारे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, कई सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और इतनी अच्छी संस्था से हो जाएगा तो मेरे को भी कहने के लिए हो जाएगा भारतीय विद्या भवन। सर जब छुट्टी हो तब यूनिवर्सिटी की कंपनी यहाँ पे न्यूज़ में छुट्टी होती है अभी? दिसंबर मैं, में मेरा इंटरेस्ट है, मैं कराना चाहूँगा कि कुछ गंभीर लोग हों, 15, 20, 25, तो योग दर्शन का पूरा दर्शन एक एक करके उसका जो एकेडमिक्स है वो क्या है, और 10 दिन में कोई भी साधारण जिसने नहीं भी पढ़ रखा हो ना, उसको योग दर्शन का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि योग दर्शन सर उस तरह से न्याय या मीमांसा की तरह बहुत कठिन दर्शन नहीं है। ऐसे और सर योग जो आपने वेदांत दर्शन पे दिए है वो सब संस्कृत में उच्चारण नहीं, किया? हिंदी में। हिंदी में। फिर सर प्लीज मुझे दीजिए। मैं दिखा दूँ ये न्यायशास्त्र और नव्य न्याय, इनमें अंतर कितना है? सर। प्राचीन न्याय का 2 विभाजन है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। फिलॉसफी एक ही है। 13वीं शताब्दी में न्याय दर्शन की परंपरा में एक गंगेश उपाध्याय नाम के आचार्य हुए, उन्होंने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने पुरानी फिलॉसफी को एक नए स्टाइल में, विशेष रूप से लैंग्वेज में प्रस्तुत किया। तो बहुत एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज में फिलॉसफी को प्रेजेंट किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि ऑर्डिनरी डे टू डे लैंग्वेज में, जिसको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, उसमें फिलोसॉफिकल आइडियाज़ कन्वे हो नहीं सकते, एम्बिग्यूटी बनी रहती है। इसलिए उन्होंने न्यू लैंग्वेज और न्यू मेथड्स कॉइन किए, उस लैंग्वेज में, उस मेथड्स में फिलोसफी को प्रस्तुत किया, और वो इतना प्रसिद्ध हुआ केवल न्याय की परंपरा में नहीं, दूसरे दर्शनों की परंपरा में, व्याकरण में, धर्मशास्त्र में, अलंकार शास्त्र में, सब ने उस स्टाइल को अपनाया। इसलिए नव्य न्याय फिलोसफी से भी ज़्यादा एक मेथड है, ये मेथड है। एक तरह से मेथड है, हाउ टू आर्टिकुलेट और हाउ टू प्रेजेंट द फिलोसफिकल आइडियाज़ इन ए लैंग्वेज जिसमें कि विषय का समग्र प्रस्तुति हो सके। जैसे मैं अगर ये कहूँ तो टेबल पर पुस्तक है, तो इस पर आपके यहाँ एक्सपर्ट कौन है? नव्य न्याय। हमारी फिलोसफी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट थी मैडम है। डॉक्टर शशि नव्य न्याय की तो नहीं है वो, और प्राचीन न्याय की तो बहुत अच्छी न्याय है। दर्शन की नव्य न्याय के तो लोग कम ही है, मैं ही करता हूँ, जो कुछ किसकी दुकान चलाता हूँ मैं ही करता हूँ, दुकान चलाता। मतलब यूनिवर्सिटी में मैं ही पढ़ाता हूँ सर। नव्य न्याय का नव्य न्याय की बेसिक जो लगे हुए ग्रंथ वो मैं पढ़ाता हूँ। जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, और ये एक नव्य न्याय की भाषा को सिखाने के लिए एक छोटा सा ग्रंथ है, नव्य न्याय भाषा पर। BN झा सर है ना सर, हाँ, BN झा सर से मैंने पढ़ा था, उनकी मिसेस, तो उन लोगों ने कई सारे वर्कशॉप किए, मैंने वहीं से सीखा था। तो यूनिवर्सिटी में तो मैं ही पढ़ाता हूँ उसको, और यूनिवर्सिटी में उसके बाद का थोड़ा सा हायर टेक्स्ट है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, वो मैं ही पढ़ाता हूँ। जो ये है ना कि नव्य न्याय से जो
पद्धति है। तो जिस तरह कहते हैं सीमेटिक है, अर्थ को समझने में कंप्यूटर पर अर्थ को समझने में आसान है, इसलिए कहते हैं कि उस लैंग्वेज में प्रस्तुत किया जाता है। सर जैसे मैं कह रहा था ना, बुक इज़ ऑन द टेबल, ये जो फैक्ट है ना, ये पूरा ये जो सेंटेंस है इस पूरे संदर्भ को अच्छी तरह से बता नहीं पाता है, क्योंकि ये तो टेबल का तो पूरे इसका नाम है, तो टेबल के एक कोने में बुक है ना, तो बुक इज़ ऑन द टेबल जो नेचुरल लैंग्वेज है इस फैक्ट को इन टोटालिटी प्रेजेंट नहीं कर पा रही। तो आपको कहना पड़ेगा कि टेबल के एक कोने पर मेज है, तो द प्रेजेंस ऑफ द बुक ऑन द टेबल इज डिलिमिटेड बाय वन कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो डिलिमिटेड जो कहा ना सर, तो उसको अवच्छेदक कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कहते हैं सर। वो रामनाथ जी को अच्छी आती है इसकी भाषा, योग भी बहुत अच्छा आता है। रामनाथ जी का योग बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। नवीन आए भी हम दोनों ने साथ ही किया था। तो फिर हमारा फिलोसफी डिपार्टमेंट तो इंडियन फिलोसफी में फेल हो गया, क्यों? संस्कृत वाले सब बाजी वाले, हम लोग तो वेस्टर्न वाले उसी संदर्भ में पढ़ते हैं, उसी संदर्भ में पढ़ाते हाँ, हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम भारत के विश्वविद्यालयों के जितने भी दर्शन विभाग है ना, उन सब में एक एक संस्कृत का टीचर रहना चाहिए, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में रहना चाहिए एक एक संस्कृत। उसकी गुंजाइश है वास्तव में ना। इंडियन कंटेंट को कौन बताएगा? क्योंकि जितनी भी किताबें ज़्यादा पब्लिश होती हैं वो ग्रीक और लैटिन से ही शुरू होती हैं। ग्रीक उस टाइम का ही बताते हैं, कुछ भी अंग्रेजी में पढ़ें तो ये सब सर तो देयर इट फोकस ऑन वेस्टर्न संस्कृत फिलॉसफी। में ये भी आता है फिलोसफी। अभी मैं न्याय दर्शन में ही पढ़ा रहा हूँ, पिछली बार योग दर्शन में नहीं पढ़ाया था, अभी एक मैडम है वो पढ़ाती है। सर आप किताबें लिखी हैं हम लोगों को सर ऐसे वेद बहुत बड़े हैं क्या, जो कोई भी एक लाइफ साइंस कोई भी वेद? कर सकता है? हाँ, वेद